वो स्पेसिफिक नेम ट्यूटोरियल टेस्टर बोलता है, जिस पर वो हैरान रह जाता है जब एक बॉय उसकी तरफ आता है। वो टेस्ट के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है, तभी गॉब्लिन स्पॉन होते हैं और उसी सेकंड एक फिगर पास से गुजरता है और दोनों क्रीचर्स को एक ही स्ट्राइक में बिहेड कर देता है। जिस पर हाउगो कंफ्यूज होकर पूछता है, ये गाय कौन है? देखो, आज प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल डे होता है और अभी तक उसे हर एक अटेंडेंस बिल्कुल अनइम्प्रेसिव लग रहा है। सब लोग बस कुछ छोटे गॉब्लिन्स को मारने में बहुत सफर करते हैं और बेयरली खड़े रह पाते हैं। एक 2 वर्सेस 1 सिचुएशन में भी हालत खराब हो जाती है। ये वाला गाय तो नेक्स्ट स्टेज में जाने से भी डर जाता है और क्विट करने का डिसाइड कर लेता है। अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस राउंड 20 तक पहुंचा था, जो बस ठीक ठाक है। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्यों अचानक 1 मिनट के अंदर वो डेड मॉन्स्टर्स का पूरा सी देख रहा है, जिस पर वो देखता है कि बॉय राउंड्स इतनी तेजी से एडवांस कर रहा है कि वो खुद फॉलो भी नहीं कर पा रहा है। उसके कट्स बहुत शार्प हैं और मूवमेंट्स बहुत स्किल्ड हैं, कुछ ऐसा जो एक मास्टर सोर्ड्समैन से भी बियॉन्ड फील हो रहा है। फिर टेस्ट 49 आता है और ग्राउंड शेक करने लगता है, फ्लोर क्रैक होने लगता है। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ता है कि ये बॉय आखिर है कौन। वो पहले स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रन करता था और रैंक 1 गिल्ड मास्टर था। फिर सीन चेंज होता है और ग्राउंड पर हर कोई डेड पड़ा है, जबकि वो खुद बैरली खड़ा रह पा रहा है और मरने ही वाला था। वो पिछले 10 साल से एक ब्लॉन्ड गाय क्योजो का फ्रेंड रहा था और उसे डेंजरस रेड में प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेयर लेजेंडरी आइटम भी दिया था, ताकि वो लोग फ्लोर 8 क्लियर कर सकें। लेकिन जैसे ही बॉस अपीयर हुआ और नारुकामी अपने टीममेट्स के साथ फाइट करने गया, क्योजो और उसके गून साइड में खड़े होकर स्माइल करने लगते हैं। टॉप गिल्ड से छुटकारा पाने का परफेक्ट चांस आ चुका था, जिस पर जब सब लोग बॉस से डिस्ट्रैक्टेड होकर फाइट कर रहे होते हैं और एक क्यूट हीलर अपना बेस्ट दे रही होती है, तभी फेक फ्रेंड पीछे से आता है और उसे स्टेप कर देता है। लेकिन ये गाय नारुकमी को बेट्रे क्यों कर रहा है, जबकि सब दुनिया को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर 10 मिनट बाद क्योजी चिल्लाता है कि उसे उनसे मिली हर हेल्प से नफरत है। उसे हमेशा नारुकामी और उसके टॉप 1 ब्लू आइज गिल्ड की शैडो में रहना पसंद नहीं था, लेकिन आज सब बदलने वाला है, ऐसा ब्लॉन्ड सोचता है। पर वो आगे होने वाली चीज के लिए रेडी नहीं होता है। फिर एक लिड जमीन पर गिरता है और एक बॉय ट्रैश बिन से बाहर निकलता है। खुद से पूछता है कि क्या ये अर्थ है? अब वो हासोई सुबारू होता है लेवल 1 पर, जिसके पास मेमोरीज होती हैं लोगों की बातें कि वो लूजर है और रियल सुबारू के पास मत जाओ, जो 20 साल पहले मर गया था। फिर वो ऑनलाइन इन्फो देखता है ब्लू आइज गिल्ड के बारे में, जो आज भी एग्जिस्ट करता है और लोग कह रहे होते हैं कि उसके पास्ट विल को कैरी किया जाए, जिस पर यह बात कहने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद क्योजो होता है। रिवेंज टारगेट क्लियर हो जाता है, लेकिन वो अभी सिर्फ लेवल 1 है, जबकि वो गाय अपने पास पावर के साथ 20 एक्स्ट्रा साल लेवलिंग और फार्मिंग कर चुका है। फिर भी सुबारू प्रॉमिस करता है कि वो इस बास्टर्ड को याद दिलाएगा कि रियल टॉप 1 कौन है, लेकिन वो उस गाय से कैसे लड़ेगा जो अब हंटर वर्ल्ड ओन करता है। ब्लॉन्ड की एनवी की जड़ बहुत पहले से है। फाइनल बैटल में जब बॉस अपनी पहली रोड स्ट्राइक करता है, नारुकामी उसे एक सिंगल स्ट्राइक में रोक देता है। उसके कंपेनियंस उसे प्रेज से भर देते हैं और साइड में खड़ा क्योजो जेलसी से जलता रहता है। उसी दिन और उसी मोमेंट उसने हीलर को स्टैब किया और उसकी मौत पर स्माइल करता है, जबकि सुबरू बॉस के अटैक को फेस कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे क्योजो गुस्से में अटैक कर रहा है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि वही गाय पहले नारुकामी की टीम में था। फिर उसने ये कहकर लीव किया कि उसके पास स्ट्रॉन्गर बनने का नया प्लान है और वो प्लान था नारुकामी को मारना। अब वापस प्रेजेंट में सवाल है कि लेवल 1 कैसे अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट गाय को मारेगा। प्लान ए के तहत वो ब्लू आइज के पुराने प्लेयर्स की इन्फो ढूंढने जाता है, इसलिए वो अपने ही मेमोरियल पर पहुंचता है, जहां हर कोई सुबरू का मास्क पहनकर प्रे कर रहा होता है। फिर वो कास्केट के ऊपर एक ग्लोइंग फ्लावर देखता है। वो जल्दी से उसे ग्रैब करता है और पहचान जाता है कि ये उसके एक पुराने टीममेट की स्किल है। लास्ट बैटल के दिन उसने साइक्लोन स्किल यूज करके अपने फ्रेंड्स की बॉडीज दूर पुश की थी, ताकि शायद उनके सर्वाइव करने का चांस बने। लेकिन अगर वो सच में जिंदा हैं, तो क्या वो अब भी उसके एलियस हैं? पावर के बिना जल्दबाजी सबसे खराब ऑप्शन है, इसलिए कांटेक्ट करने से पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस लानी है। सोर्ड एनहांस करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बाद प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। क्योजो के जिंदा होने की अच्छी बात यह है कि उसे आखिरकार मारा जा सकता है। अब फिर से टेस्ट डे पर आते हैं। जिस मोमेंट वो स्टेप 49 अचीव करता है, प्लेस ट्रेम्बल करता है और फ्लोर क्रैक करता है। हुगा चिल्लाकर उसे रन करने को कहता है। शायद वो उसे नारुकामी सुबारू समझ रहा होता है। तभी गॉब्लिन किंग स्पॉन होता है। ग्रीन बॉडीज के सी को देखकर फ्यूरियस हो जाता है। बाल्डी उससे फर्जिट करने को कहता है और बॉस आगे बढ़ता है, जिस पर होसोए अपनी सोर्ड ड्रॉप करता है, फ्लोर पर पड़ी मेस से आयरन नेल्स उठाता है और सीधे बॉस की आइज पर थ्रो कर देता है। क्रीचर स्टैगर होकर पीछे हटता है और जैसे ही वो अटैक करता है, होय की स्लीपलेस प्रिसिजन सामने आती है, जो उसने एक गॉथ बेब के साथ ट्रेनिंग करके पाई थी। अगर वो मेरी ट्रेनर पार्टनर होती तो मैं भी इतना प्रिसाइज होता। एक स्ट्राइक जगुलर पर और कई बॉडी पर पड़ते हैं। अनबीटेबल किंग पहले से एग्जॉस्टेड होता है और कुछ ही पलों में
फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिर जाता है। होसोई कैजुअली अपनी सोड उठाता है और उसे फिनिश कर देता है। वो पहला इंसान बनता है जो गॉब्लिन किंग को डिफीट करके स्टेप 50 क्लियर करता है। हालांकि सुबरू ट्यूटोरियल में इतने बड़े मॉन्स्टर के होने से बहुत वरीड होता है। इसके बाद बॉय क्रेजी तरीके से लेवल अप करने लगता है और ट्यूटोरियल शॉप का एक्सेस भी मिल जाता है। उसके पास 2500 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये उसका शॉप देखने का फर्स्ट टाइम होता है। वहाँ कई चीजें होती हैं जो वो करंट मनी से खरीद सकता है और कुछ आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेमलेस डीमन सोर्ड जिसकी कॉस्ट 1000 पॉइंट्स है। सुबरू उसे खरीदने का फील करता है, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी उसकी लाइफ ड्रेन करती है। एक और सोर्ड सेक्रेट सोर्ड मिरांडा होती है जिसकी कीमत 1400 पॉइंट्स है, जिस पर यह फटीग कम कर देती है। इसलिए सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर पर फोकस करने से ये बेटर चॉइस लगती है। लेकिन सुबरू जानता है कि अगर वो और सोच नहीं करेगा तो दोनों में से कोई भी चॉइस अच्छी नहीं होगी। फिर भी वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच डिसाइड कर रहा था, लेकिन उसे दिखता है कि वहां और भी चीजें हैं। वो अपीयरेंस बेड भी खरीद सकता है जिसकी कॉस्ट 1400 है और ये आइटम्स और एबिलिटीज के बैड इफेक्ट्स हटा देती है, जिस पर यह देखते ही वो दोबारा सोचे बिना उसे खरीद लेता है और बेड के साथ ही डीमन सोर्ड भी खरीद लेता है क्योंकि अब उसकी लाइफ ड्रेन नहीं होगी। सुबरू अपने इस डिसीजन से काफी सेटिस्फाइड फील करता है। बॉल्डमैन उसकी परचेस की लॉजिक समझ जाता है, लेकिन कहता है कि वो अभी भी एक चीज नहीं समझ पाया है। वो पूछता है सुबारू ने बेड क्यों खरीदी, क्योंकि फ्यूचर में ये यूजलेस भी हो सकती है। जिस पर सुबारू पलटकर पूछता है कि क्या उसे अपनी हर सोच शेयर करना जरूरी है, और नेचुरली हायर थोड़ा डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। फिर भी बॉल्डमैन इस बार बात जाने देता है और मान लेता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। आखिर में सुबारू बस इतना सोचता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किड एक दिन इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। बहुत समय पहले हेल्गर उसका फैन था और ऑटोग्राफ लेने आया था। सुबारू ने ब्लंटली कहा था कि उसके पास टाइम नहीं है। फिर वो बॉय लगभग रोते हुए रिक्वेस्ट करता है और बताता है उसका नाम होगर है। लगता है टाइम उसके साथ अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो इतनी जल्दी बॉल्ड हो गया। फिर सुबारू कहता है वो किसी भी चीज का आंसर नहीं देना चाहता और रिजल्ट सीक्रेट रखने को कहता है। बिना कुछ सुने ह्यूगर कहता है वो बॉय को एक अच्छा सिटीजन बनना सिखाएगा और पूछता है क्या सुबारू नाइट्स गिल्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन वो मना कर देता है। हॉयर पैनिक हो जाता है और बताने लगता है कि बॉय कितना लकी है कि उसे इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीधा अपस्टेयर्स चला जाता है और बॉल्ड मैन को अकेला और सैड छोड़ देता है। कुछ सेकंड्स बाद सेकंड फ्लोर पर, जिसे स्टार्टिंग सिटी कहा जाता है, वहां काफी हसल चल रहा होता है। हर कोई अपना गुड्स बेच रहा होता है, लेकिन सुबारू वरीड रहता है क्योंकि उसे इम्पॉसिबल चांस मिला है, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी सब कुछ बदलने का। एक बार ये लाइफ जीने के बाद वो जानता है कि उसे इस बार पहले से बेटर करना है। ये उसके कॉमरेड्स के लिए है जो शायद उसका इंतजार कर रहे हैं, और अपनी रिवेंज कंप्लीट करने के लिए भी। स्टार्टिंग सिटी में एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम होता है जहां स्किल्स या इक्विपमेंट टेस्ट किए जा सकते हैं और किसी भी टाइम फ्री विजिट किया जा सकता है। रिसेप्शनिस्ट ट्रेनिंग रूम नंबर 1 की तरफ इशारा करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट 5th रूम में जाने को कहता है। ओल्ड मैन उसे नॉविस समझकर पैसे वेस्ट करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबारू इंसिस्ट करता है, जिस पर वो नर्वस होकर चिल्लाता है कि जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी और 50 क्रेडिट्स पे कर देता है। यहाँ रूल ये है कि जितना हायर नंबर होगा उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए बिगिनर्स को आसान रूम ऑफर किया जाता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट असल में बिगिनर नहीं है, वो 5th फ्लोर के लिए रेडी होता है। अंदर एंटर करते ही सुबारू नई सोड उठाता है और सोड उसे अपना ओनर रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसके सारे स्टैट्स टेम्परेरली इंक्रीज हो जाते हैं और लाइफ और स्टैमिना ड्रेन होने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तभी ग्रीड स्किल एक्टिवेट होती है और कुछ हिस्सा टेम्परेरली रिस्टोर कर देती है। लगता है लेवल 1 होने की वजह से वो सब कुछ नलिफाई नहीं कर पा रही है। फिर नेमलेस डीमन सोड और ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगती है और बदले में दूसरे स्टैट्स देती है, और एक पॉइंट पर प्रोटैगनिस्ट अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिस पर बिना सोचे वो 10,000 क्रेडिट्स यूज करके स्किल को लेवल 2 तक अपग्रेड कर देता है। अब ये रैंक ई स्किल बन जाती है और सोड के डाउनसाइड को बेटर हैंडल कर पाती है, हालांकि लाइफ फोर्स अभी भी कंज्यूम होती है। इसके बाद उसके स्टैट्स फिर से इंक्रीज हो जाते हैं। फिर वो पहला टेस्ट करने के लिए रूम के ट्रैप्स में खुद को थ्रो कर देता है। कुछ मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट फ्रंट डेस्क पर ही सो जाता है। तभी सुबारू उसके सामने से गुजरता है। अचानक जागकर वो सोचता है क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि वही यंग मैन अभी उसके सामने से गया है। रिसेप्शनिस्ट खड़ा होकर याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन था, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। कंफर्म करने के लिए वो रूम नंबर 5 के डोर पर नॉक करता है। कोई जवाब नहीं आता तो अंदर जाता है और पहले से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पूरा रूम ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ होता है जैसे अर्थक्वेक आया हो। अगले दिन सुबारू स्ट्रेच करता है और कंप्लेन करता है क्योंकि उसका बॉडी रॉक की तरह हार्ड फील हो रहा है। अच्छी बात यह है कि डीमन सोड वीक है, क्योंकि नॉर्मल सोड होती तो हालत और खराब होती। नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से सुबारू थोड़ी पावर यूज कर पाता है। अपने करंट स्टेटस में वो डीमन सोड होल्ड भी नहीं कर सकता था। उसने जो स्किल खरीदी थी उसकी सोड के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और सुबारू सोचता है कि ग्रीड बेट इलेक्ट्रिक स्किल्स में भी हेल्प करेगी। प्रॉब्लम यह है कि वो इसे इंप्रूव कैसे करेगा, क्योंकि लेवलिंग के बाद वो पूरी तरह ब्रोक हो चुका है। पैसे की प्रॉब्लम उसे अपनी हालत पर लमेंट करने पर मजबूर करती है। इसी बीच सड़क पर एक पर्सन ऑडियंस से बात करते हुए नॉस्टैल्जिया फील करने की बात करता है।
वो एक स्ट्रीमर होता है जिसे अलेक्जेंडर नाम के गाय से 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं और वो खुशी में अपने सिर पर कॉफी डाल देता है। सुबारू तुरंत सोचता है ये गाय क्रेजी है, लेकिन वो ऑनलाइन देखता है और न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा है कि हर 3 प्लेयर्स में से एक स्ट्रीमर है। अब एक सिस्टम है जहां स्ट्रीम करके रियल टाइम में पॉइंट्स अर्न किए जाते हैं। तभी कोई अचानक आता है और कहता है कि बॉय भी यहाँ है। वो हंसते हुए कहता है सुबारू को यहाँ पाना फनी है। प्रोटैगनिस्ट अपने बॉडी को अजीब फील करने लगता है, जैसे उसे वो पर्सन पसंद नहीं है। वो गाय पूछता है क्या सुबारू उसे इग्नोर करने वाला है, और हीरो रियलाइज करता है कि वो उससे डर रहा है। ट्रेम्बलिंग वॉइस में प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो भी यहाँ तक पहुंच गया है, जिस पर वो गाय बैठकर कहता है कि वो स्क्रूड है क्योंकि उसके जैसा लूजर भी ट्यूटोरियल पास कर गया। वो कन्फेस करता है कि वो उम्मीद कर रहा था सुबारू गॉब्लिन से मर जाए और ट्रैश में उठने से पहले ही खत्म हो जाए। इस बॉडी का असली ओनर बुलिंग का शिकार था। इस सच कहता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ट्रैश था। वो कहता है बॉय का नाम उसे इरिटेट करता है और वो उसकी बात भी नहीं मानता था। सुबारू जवाब देता है कि उसने जितने क्रेडिट्स कमाए थे वो काफी नहीं थे, जिस पर जब वो समझाने की कोशिश करता है तो उसे पेट में किक मार दी जाती है। फिर वो फूड बैग फाड़ देता है और बॉय से कहता है डंप में ही रहो, क्योंकि अगर बाहर निकला तो अच्छा लेसन मिलेगा। ये मेमोरीज हीरो को समझा देती हैं कि वो ट्रैश कैन के अंदर क्यों था। फिर इस सच ब्रैग करता है कि वो लेवल 20 तक पहुंच गया है और वो राइनहार्ट का बेटा है। वो ये भी बोलता है उसने रैंक 20 स्किल सीखी है, जो ट्यूटोरियल में मैक्सिमम मानी जाती है, जिस पर सुबारू बस उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि वो जा रहा है। लेकिन ब्लॉन्ड उससे कहता है जाते वक्त उसके लिए कॉफी और स्नैक्स ले आए। सुबारू कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो गुस्से में भर जाता है और पूछता है क्या वो पागल हो गया है जो तुरंत ओबे नहीं कर रहा। लेकिन सुबारू के पास कोई क्रेडिट्स बचे ही नहीं थे। फिर भी ईसच उसे बैठने को कहता है, मगर हीरो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे बॉडी के असली ओनर का बदला लेना है। वो बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए जाने लगता है। तभी ब्लॉन्ड उसका आर्म पकड़ लेता है। ईसच गुस्से से पूछता है क्या वो डिसरिस्पेक्ट का रिजल्ट देखना चाहता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट भी जवाब देता है कि जीना है तो छोड़ दे। ब्लॉन्ड हेट्रेड से भरकर कहता है सुबारू खुद को ज्यादा समझ रहा है। सुबारू सोचता है वो इतने लोगों के सामने सीन नहीं बना सकता, लेकिन अचानक ब्लॉन्ड जोर से हंसने लगता है। वो पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट डर गया है क्योंकि वो वीकलिंग है। वो ये भी कहता है ट्यूटोरियल में वो मुश्किल से जिंदा बचा होगा। फिर भी वो वार्न करता है कि जब चाहे वो उसे बिना किसी को पता चले गायब कर सकता है। फिर वो चला जाता है और जाते जाते उसे फ्रेंड बोल देता है, जिससे सुबारू इरिटेट हो जाता है। कहा जाता है प्लेयर्स के स्ट्रांग बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला चैलेंजेस कंप्लीट करना है, टावर चैलेंजेस पास करके रिवॉर्ड्स लेना, और लेवल अप करना प्लेयर को स्ट्रांग बनाता है। इसमें क्रेडिट्स खर्च होते हैं लेकिन डेथ नहीं होती, बस पैसे और प्रोग्रेस लूज होती है। दूसरा तरीका सेफ जोन के बाहर मॉन्स्टर्स हंट करना या स्पेशल डंजन्स क्लियर करना है। ये चैलेंजेस से फास्ट है लेकिन रियल भी है। वहां मरने का मतलब रियल लाइफ में मरना है। अब सुबारू ऑग डंजन में होता है, जो प्लेयर्स के लिए डेंजरस प्लेस है, लेकिन वो सोचता है स्लो एडवांस से बेहतर रिस्क लेना है क्योंकि डेंजर का मतलब बेटर रिवॉर्ड्स भी है। अपने प्लेयर किट डिवाइस में सुबारू न्यूज चेक करता है। एक न्यूरोगामी सुबारू 80,000 लाइव व्यूअर्स के साथ 4th फ्लोर रेड कर रहा होता है। कमेंट से पता चलता है ये उसकी 8वीं कोशिश है, लेकिन इतना सिमिलर नाम और उसका मास्क देखकर सुबारू इरिटेट हो जाता है। अचानक कोई उसे 20,000 क्रेडिट्स भेज देता है, जिस पर बॉय थैंक्स करता है। लगता है स्ट्रीमर्स को मिशंस भी भेजे जा सकते हैं। 3 व्यूअर्स और मिशंस भेजते हैं, जैसे प्रूव यू कैन डू इट। फ्रॉड को देखकर प्रोटैगनिस्ट जेलसी से कांपने लगता है क्योंकि वो रिस्क लेकर फाइट कर रहा है और कॉपी आराम से मनी कमा रहा है। सुबारू इरिटेट होकर कुछ सेकंड्स स्ट्रीम देखता है, फिर खड़ा होकर अपना काम जारी रखता है। वो सोर्ड निकालता है जो उसने एक ऑर्क के अंदर केयरफुली स्टोर की थी, और खुद को प्रिपेयर करता है क्योंकि पूरा गैंग उसकी तरफ आ रहा होता है। उनमें ऑर्क जनरल भी होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है, भले लास्ट टाइम के पॉइजन स्पाइक्स ना हो। सुबारू कहता है उसके पास कुछ बेहतर है। डीमन सोर्ड उसकी हेल्थ अब्सॉर्ब करती है और स्टैट्स बूस्ट करती है। फिर वो छोटे ऑक्स के ऊपर जंप करता है और कहता है उसके पास उनके लिए टाइम नहीं है, और लाइटनिंग स्पीड से बॉस की तरफ बढ़ता है। 1 सेकंड में वो उसके हेड तक पहुंचता है और अगले सेकंड मॉन्स्टर को साफ कट कर देता है। इस तरह वो डंजन क्लियर करता है और समझदारी से बाद में एक एंशिएंट मास्क उठा लेता है। दूसरों की तरह एक्ट करना मनी कमाने का अच्छा तरीका होगा, इसलिए वो मास्क पहन लेता है और सोचता है वो वही करेगा जो पहले से जानता है। आखिर इतने स्ट्रीमर्स के बीच असली सुबारू वही है। एंटरटेनमेंट कंपनी सिन में नारुक कमिकूव स्ट्रीम शुरू करता है और एक गर्ल उसे देख रही होती है। अचानक वो गुस्से में चिल्लाती है और उसका कॉलीग डरकर चेयर से उछल जाता है। वो नाराज होती है कि 5 लोग मिलकर भी डंजन क्लियर नहीं कर पाए। फ्रेंड पूछता है क्या हुआ, क्योंकि विनर्स को 1000 क्रेडिट्स मिलने थे। वो बताती है कि सुबी किच्ची नाम के गाय ने सब खराब कर दिया, और शायद वो सुबारू का फैन है क्योंकि रियल वन मिसिंग है और बाकी लोग उसका नाम यूज कर रहे हैं। उसके लिए स्ट्रीम्स डेड हो चुके हैं क्योंकि हर कोई सुबारू इमिटेट कर रहा है।
वो ये भी कहती है कि इन इनकॉम्पिटेंट्स का बेसिक्स जाने बिना अपनी लाइफ रिस्क करना डिसरिस्पेक्टफुल है। फ्रेंड पूछता है उसने टावर छोड़कर यहाँ काम क्यों शुरू किया। सोचने के बाद वो जवाब देती है उसे बोरिंग लगा। असल में फ्रेंड को भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसने भी गिव अप किया था। वो जानता है गर्ल टावर क्लाइंब इसलिए शुरू की थी ताकि नुरुकामी को उसे मिल सके, फिर उसने मोटिवेशन लूज कर दी। इसी बीच गर्ल चिल्लाती है कि एक एक्सीलेंट किड सामने आया है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो भी मास्क पहने हैं, दोनों ऑलमोस्ट बेहोश होने लगते हैं। बॉय पूछता है उसकी कॉलीग इतनी लाउजी स्ट्रीम सेकंड फ्लोर से क्यों देख रही है, जिस पर वो मान लेती है कि जब भी वो उस मास्क को देखती है उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है, और साथ में वो गाय से बेट हारने पर 1000 क्रेडिट्स भी चार्ज कर लेती है। सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस पर प्रोटैगनिस्ट सोचता है जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे पता चलता है कि व्यूअर है, जिस पर वो थोड़ा प्रेशर्ड फील करता है। अकाउंट वाली गर्ल लूनी पूछती है क्या ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। सुबारू जवाब देता है हाँ। लू मनी कहती है बेहतर होगा वो स्ट्रीम न करे और पहले अटेम्प्ट पर फोकस करे, लेकिन तभी वहां एक बैट मॉन्स्टर आ जाता है। फुल फोर्स से आते हुए भी सुबारू उसका हेड पकड़ता है और आटे की बोरी की तरह ग्राउंड पर पटक देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या लू अभी भी वरीड है। इस फ्लोर का गोल डंजन क्लियर करना और जिंदा बाहर निकलना है। एक और पर्सन स्ट्रीम में एंटर करता है, लेकिन गर्ल बार बार कहती है ग्रीडी मत बनो, जिस पर वो थैंक्स करता है और वॉर्न करता है प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड किए बिना स्ट्रांग बनना चाहता है। ऑब्वियसली सब लोग उसे क्रेजी समझते हैं और कम से कम उसका नाम ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट मैच में एक लैंड क्रीचर हीरो की लेग पर सीधा अटैक करता है, लेकिन वो अपनी सोर्ड निकालता है और मॉन्स्टर डिफीट कर देता है और कहता है अभी वो थोड़ा रश करेगा। वो मड मरमैन को भी हराता है और 2 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। उस मरमैन के बाद कई जाइंट बैट्स उड़ते हुए आते हैं, जिस पर प्रोटैगनिस्ट कुछ स्विंग्स में अपनी स्वॉर्ड से सबको काट देता है। व्यूअर्स में से किसी को समझ नहीं आता अभी हुआ क्या है। बैट्स को हराने पर 2 पॉइंट्स और मरमैन पर 4 पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए हीरो कहता है साउंड पर ध्यान दो तो पता चल सकता है कितने आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं, जिस पर सुबारू कहता है वो और बोलेगा क्योंकि अभी भी काफी नहीं है, उसे ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए। लोग डिबेट कर रहे होते हैं कि वो सही है या बड़ा हिट खाने वाला है। ऐसा लगता भी है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी जगह पहुंचता है जो बैट नेस्ट जैसी लगती है। जैसे ही बैट सुबारू को नोटिस करते हैं चैट बहुत वरीड हो जाती है, लेकिन एक पर्सन 100 क्रेडिट्स का मिशन छोड़ देता है कि सबको मारकर दिखाओ। लोग सोचते हैं वो ट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन सुबारू 100 क्रेडिट्स के लिए थैंक्स बोलता है। स्ट्रीमिंग कंपनी में बॉय चिल्लाता है कि कॉलीग क्या कर रही है इतना फोकस करके। वो सॉरी बोलता है, फिर भी गर्ल हीरो की स्क्रीन से नजर नहीं हटाती। बॉय पूछता है इतना इंटरेस्ट किस बात का है। वो कहती है कुछ अलग है। वो डेट पे करने की बात करता है, लेकिन गर्ल कहती है वो नहीं, असल में वो अभी तक सिर्फ प्रोटैगनिस्ट पर ध्यान दे रही थी। बॉय समझ नहीं पाता, लेकिन रीजन साफ है क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर्स अकेले एक्सप्लोड कर रहा है। मास्क पहनने वालों पर ध्यान देने की उसकी हैबिट काम आ गई। पास्ट में सुबारू की प्रेज होती थी क्योंकि काउंटर होने पर भी उसकी ब्रीदिंग और फोकस सेम रहते थे। दूसरों को उसकी टेक्निक हमेशा लाइट लगती थी, जैसे वो पहले से एनिमी का मूव जानता है। फिर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सोचता है और कहता है उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। नॉर्मल लोग उसे इमिटेट नहीं कर सकते। शिगुरु को भी पहले अजीब लगा था, फिर सुबारू समझा कि आई कांटेक्ट बनाकर डिसीजन लेना है। वन आइड बैट्स हमेशा हेड आगे करके अटैक करते हैं, इसलिए जितने ज्यादा होते हैं उतने ओपनिंग्स दिखाते हैं और सुबारू उसी चांस का फायदा उठाता है और एक मूव में सबको कट कर देता है। व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेनेशन ऐसा लगता है जैसे कोई बोले अगर पैर हिलाओगे तो चल पाओगे। अंत में लुवानी उसे क्रेडिट्स कलेक्ट करना याद दिलाती है, लेकिन वो प्लेयर किट के साथ उलझता रहता है और काफी देर साइलेंट रहता है, फिर मानता है उसे एक्सेप्ट करना नहीं आता। व्यूअर्स यकीन नहीं करते वो इतना क्लूलेस है, लेकिन लू हेल्प करती है और बॉय टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता है। सूट कंपनी में गर्ल खुशी से चिल्लाती है, कहती है ये बहुत बुरा है, लेकिन उसके फेस से लगता है वो एंजॉय कर रही है। बॉय कंप्लेन करता है, जिस पर वो पूछती है क्या उसने पहले ऐसा कुछ देखा है। वो कहता है सेकंड फ्लोर आसान नहीं है, लेकिन गर्ल मानती नहीं और हीरो को अमेजिंग बताती है। वो इतनी डैजल्ड हो जाती है कि डेस्टिनी मानने लगती है और गेस करती है बॉय नुरोकामी सुबारू का रीइंकार्नेशन हो सकता है। सुबारू का टॉपिक आते ही वो डिजी हो जाती है। फ्रेंड साइगॉन उसे रोक देता है इससे पहले कि वो प्रोटैगनिस्ट के पीछे जाने की सोचने लगे। वही वो करना चाहती थी, लेकिन शॉन इन्वेस्टर की तरह सोचता है और कहता है बॉस को बताया तो डांट पड़ेगी। दोनों आर्ग्यू करते हैं, लेकिन लू अभी के लिए गिव अप कर देती है और हीरो की लाइव स्ट्रीम देखती रहती है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट डंजन के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में पहुंचता है। अब फाइनल प्लेस बचा है क्लियर करने के लिए। वो गेट्स के सहारे खड़ा होता है और गेट्स खुद खुल जाते हैं। अंदर एक स्लीपिंग मॉन्स्टर दिखता है। वो वॉरियर वुल्फ ग्रेग होता है, फ्लोर का बॉस। मिशन का ऑब्जेक्टिव वुल्फ का रिस्पेक्ट अर्न करना है टेस्टिक के जरिए। सिस्टम ने इसे हंट करने वाला मॉन्स्टर नहीं कहा, ये गार्डियन है, लेकिन कोई 3000 क्रेडिट्स ऑफर कर देता है अगर वो वुल्फ को डिफीट कर दे। प्रोटोगोनिस्ट की रियलिटी में ये अमाउंट काफी बड़ा था, जिस पर वो थोड़ा वरीड हो जाता है। आखिर मॉन्स्टर धीरे धीरे मूव करने लगता है, ग्राउंड से उठता है और हमारे हीरो से बात करने लगता है। सबसे पहले वुल्फ पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट सच में वहां अकेला है, जिस पर हीरो कहता है चाहो तो चेक कर लो। ग्रेग मान लेता है कि उसे वो इंटरेस्टिंग
लग रहा है और उसकी स्मेल एक अच्छे वॉरियर जैसी है। वॉरियर ट्राइब के वुल्व्स सेंट से पहचान लेते हैं कि सामने वाला कैसा पर्सन है। बेसिकली एक सेकंड में वुल्फ सुबरू को आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन हीरो अपोलोजाइज करता है और बताता है उसका ऑब्जेक्टिव खुद ग्रेग है, जिससे वुल्फ कंफ्यूज हो जाता है। सुबरू समझाता है कि उसके पास उसे मारने की मिशन है और स्मेल समझकर ग्रेग बात समझ जाता है। वहीं सिन में दोनों वर्कर्स बॉस से बात करने जाते हैं। जॉन टेल कंप्यूटर पर टाइप करता है और प्रोटैगनिस्ट की ऑडियंस का साइज पूछता है। सेज शाइली कहता है करीब 20 लोग हैं, लेकिन लव बीच में बोलती है और प्राउडली बताती है 30 पार हो चुके हैं। बॉस पूछता है क्या दोनों मजाक कर रहे हैं। गर्ल का रियल नेम हत्सुका है और उसे स्कोल्ड किया जाता है कि वो पोटेंशियल वाला कोई नहीं लाती। बॉस कहता है उसे खुद स्ट्रीमर बन जाना चाहिए क्योंकि वो स्किल्ड है, लेकिन गर्ल इग्नोर करती है और बताती है सुबरू के 40 लाइव व्यूअर्स हो गए हैं। डंजन में वापस वुल्फ डिफेंस के लिए तैयार होता है और प्रोटैगनिस्ट सोचने के बजाय एक्ट करने पर फोकस करता है। वो डीमन सोर्ड निकालता है और काम रहने की कोशिश करता है, भले ये उसका फर्स्ट टाइम है। मॉन्स्टर तेज स्पीड से हीरो पर अटैक करता है और वो लास्ट सेकंड में डिफेंड कर लेता है। ग्रेग अपने शार्प क्लॉज निकालकर स्लैश करने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे पुश होने लगता है और समझ जाता है एनिमी काफी स्ट्रांग है। जैसा वो सोच रहा था ब्रूट फोर्स से जीतना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अभी डोज करने पर फोकस करता है। ग्रेग उसकी तारीफ करता है लेकिन कहता है उसके अगेंस्ट चांस नहीं है। फिर हीरो सही मोमेंट पर क्लॉज स्ट्राइक करके परफेक्ट डिफेंस कर देता है, लेकिन वो वॉल के अगेंस्ट फंस जाता है। मॉन्स्टर कहता है फाइट मजेदार थी और गुड बाय बोलने को कहता है। जैसे ही ग्रेग अटैक करता है, सुबारू सारा फोकस वुल्फ के नीचे निकलकर बचने पर लगा देता है। वो वुल्फ का अटैक पैटर्न समझकर उसे वॉल से टकरा देता है और स्टक करा देता है ताकि वो अटैक कर सके। सुबारू बिना समय गनवाए कई कट लगाता है और फाइनल ब्लो दे देता है, जिससे फाइट खत्म हो जाती है। आखिर ग्रेग नाराज नहीं होता और सुबारू के टैलेंट की फिर तारीफ करता है। फिर ग्राउंड पर डिफीटेड गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट की सारी स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं और 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। चैट क्रेजी हो जाती है और मिशन के 3000 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। अब 3150 क्रेडिट्स और 618 अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट लेवल का डोर खुलता है। अंदर जाते ही उसके सामने एलिमेंट ऑप्शन के मैसेजेस आ जाते हैं। करीब 16 ऑप्शंस होते हैं जो प्लेयर टैलेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर वो थंडर पाथ नहीं चुनता तो उसे अपना नाम बदलना पड़ता, इसलिए वो चूज करता है और नेक्स्ट लेवल टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं सूट कंपनी में माहौल बदल जाता है और सब गर्ल की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। हत्सुका कहती है अब 60 लोग लाइव हैं और ये नॉर्मल नहीं है। बॉस भी मानता है इंप्रेसिव है क्योंकि उसने वुल्फ डिफीट किया है। फिर भी सुबारू नॉविस है और उस पर इन्वेस्ट करना रिस्की है, जिस पर हत्सुका जॉन से बेट लगाने को कहती है। वो कहती है अगर सुबारू थंडर कॉन्कर नहीं कर पाया तो वो और उसका फ्रेंड 5 साल तक सैलरी नहीं लेंगे। कुनान तुरंत चिल्लाता है कि वो अग्री नहीं करता, लेकिन जॉन सोचता है उसके पास लूज करने को कुछ नहीं है। अभी तक सिर्फ सुबारू ही थंडर तक पहुंचा है। हत्सुको कॉन्फिडेंट रहती है, इसलिए जॉन अग्री कर लेता है और हीरो को हायर करने की बात करता है, जिस पर गर्ल अपने फ्रेंड का माउथ बंद कर देती है। एलिमेंट चूज करने के बाद प्रोटैगनिस्ट थंडर पाथ की शुरुआत पर पहुंचता है, लेकिन पहुंचते ही कोई उसे धक्का देकर केयरफुल रहने को चिल्लाता है। वो पर्सन मुश्किल से खुद और बॉय को बचा पाता है क्योंकि वहां क्लब वाला डेंजरस जायंट होता है। यंग मैन चिल्लाता है वो क्या कर रहा है, क्या मरना चाहता है। तभी सिस्टम मैसेज आता है जायंट फ्रैगमेंट डिफीट करने का। किसी को समझ नहीं आता ऐसा मॉन्स्टर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ये सेकंड हाफ चैलेंज में आना चाहिए था। हीरो समझता है ग्रेग को मारने से कुछ चेंज हुआ है। जायंट ग्राउंड पर वेपन मारता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समहाउ डॉज कर लेता है। वो यंग मैन कहता रहता है मुश्किल से बचे हैं, मगर प्रोटैगनिस्ट जल्दी खत्म करने पर फोकस करता है, इससे पहले वो इंटरफियर करें। जायंट वेपन उठाते वक्त ओपनिंग देता है, हीरो डॉज करता है। मॉन्स्टर ग्राउंड स्ट्राइक करता है और हीरो उसके आर्म का यूज करके ऊंचा जंप करता है, उसके हेड तक पहुंचता है और नेक पर जाता है। फिर नेक में सोड घोंप देता है और बिना पसीना निकले फाइट खत्म कर देता है। जायंट को चुप रहने को कहता है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डिफीट होते ही वो हमेशा के लिए साइलेंट हो जाता है। जायंट डिफीट होते ही सिस्टम अनाउंस करता है 4th स्टेज क्लियर हो गया है। प्रोटैगनिस्ट का लेवल और स्टैट्स बढ़ते हैं और उसे जायंट्स हार्ट नाम का आइटम मिलता है। वो बॉय जिसने हेल्प करने की कोशिश की थी वो भी कंफ्यूज्ड रह जाता है, जैसे ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोग हो रहे हैं। वो यंग मैन उस सीन को देखकर अब थोड़ा पोलाइटली बात करना शुरू करता है, जिस पर वो पूछता है कि आखिर सुबारू कौन है, जिसके जवाब में सुबारू कहता है कि वही है जो उस जायंट को डिफीट करने आया है। इसके बाद कुछ टाइम लेटर सिटी में मैन कैरेक्टर प्लेयर किट में लोग क्या बोल रहे हैं वही पढ़ते हुए टाइम स्पेंड करता है। हर कोई उस आइटम को देखना चाहता है जो उसने जीता है, क्योंकि वो शायद रेयर है, जिस पर क्यूरियोसिटी के कारण वो सबको बोलता है कि सब मिलकर ही देखेंगे। फिर वो अपने सब स्पेस से जायंट का हार्ट निकालता है, जो एक रेयर रिंग निकलती है और वो वाइटैलिटी और रिजनरेशन बढ़ाती है। इसके साथ उसे एक आर्मर भी मिलता है जिसका नाम थंडर क्लैप है और उसमें थंडर पावर है। तभी लव यू कामा नाम का एक व्यूअर सुबारू को 5000 क्रेडिट्स डोनेट करता है ताकि सुबारू थंडर ले सके, जिसे सुनकर वो उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद कई और लोग भी इस मिशन में बहुत सारे क्रेडिट्स डालते हैं, जिस पर मैन
मैन कैरेक्टर और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। इतने सारे लोगों को ईगर देखकर सुबरू अब जाकर रिकॉग्नाइज करता है कि शायद वो पास्ट में भी स्पेशल रहा होगा। अचानक उसके रूम के डोर पर नॉक होता है, जिस पर पहले वाला बॉय अंदर आता है और उसके साथ आर्मर पहना हुआ एक ब्लॉन्ड नाइट भी होता है। वो डिले के लिए अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो नाइट विलेज के कैप्टन सीलियस को लेकर आया है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और जायंट अटैक्स के बारे में बात शुरू करते हैं। यंग मैन बताता है कि नाइट्स 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और सिटीजन्स भी, जिस पर वो एक्सप्लेन करता है कि इसी वजह से उसने सुबरू को पहले पोरली ट्रीट किया था। ये टाइम बहुत टफ था क्योंकि मैन कैरेक्टर ने उसकी एब्सेंस में लोगों की लाइव्स प्रोटेक्ट की थी। पेलिस उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन हीरो कहता है कि उसने सिर्फ वही किया जो उसे करना था। पेलिस विलेज का फेस है, एक ब्रेव नाइट है जो जायंट रेस का सामना करता है। टॉपिक चेंज करते हुए नाइट कहता है कि उन्होंने जायंट चीफ को ढूंढ लिया है और वो अपनी लाइफ रिस्क करके इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। फिर दोनों सुबरू के सामने बो करते हैं और विलेज बचाने में हेल्प मांगते हैं। चैट में हर कोई कमेंट करता है कि वो पीलर्स को मरते नहीं देखना चाहते, लेकिन सुबारू को याद आता है कि स्टोरी के हिसाब से नेक्स्ट स्टेज में नाइट का एंड अच्छा नहीं होता। फिर वो बॉय को अपना हेड उठाने को बोलता है और कहता है कि वो समझता है और जितना हो सकेगा वो हेल्प करेगा, जिस पर नाइट उसे थैंक्स करता है और 5th स्टेज शुरू होता है। लेट आफ्टरनून तक कई वॉरियर्स मैन कैरेक्टर के साथ जायंट चीफ की लोकेशन की तरफ जाते हैं। चलते हुए वो प्लेयर किट देखता है जो कमेंट्स से भरा हुआ है और व्यूज लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी नाइट ग्रुप को एडवांस रोकने का ऑर्डर देता है क्योंकि आगे उन्हें एक जायंट की बॉडी पड़ी दिखाई देती है और वो उसी जायंट चीफ की बॉडी होती है जिसे वो ढूंढ रहे थे। पेलस अटेंशन खींचने के लिए आगे जाने को एग्री करता है, जबकि हीरो पीछे रहने वाला होता है, लेकिन मैन कैरेक्टर उसे फूलिश काम करने से पहले रोक देता है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, जिस पर वहां मौजूद सब गिरने से बचने के लिए खुद को संभालते हैं। हीरो वॉर्न करता है कि वो चीज ऑलरेडी अवेक। मॉन्स्टर ग्रुप को देखते ही जमीन से कई जायंट्स निकल आते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक यहाँ आर्मी कैसे आ गई। पेलस को लगता है कि अब फाइट बैक करने का कोई तरीका नहीं है। फिर वर्स्ट सिनारियो शुरू होता है जब वॉरियर्स उन अबोमिनेशंस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और डिवावर कर दिए जाते हैं। बाकी लोग ये सब सामने होते हुए देखते रहते हैं और अगला नंबर उनका ही हो सकता है क्योंकि मॉन्स्टर्स के फेसेस पर साइकोपैथिक स्माइल होती है। पेलस तुरंत सबको माउंटेन बेस की तरफ रिट्रीट करने के लिए शाउट करता है। डिजास्टर शुरू होते ही कुछ नाइट्स शॉक में खड़े रहते हैं और कुछ खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। एक नाइट अपना सेंस खो देता है क्योंकि वो अपने भाई को मरते हुए देखता है। पेलुस जोर से चिल्लाकर सबको रन करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अपने फैमिलीज और विलेज के बारे में सोचो, क्योंकि अगर वो यहाँ मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। आखिर में फ्रंट लाइन पर सिर्फ पेलस और फैल्कन ही रह जाते हैं, लेकिन मैन कैरेक्टर भी एक कदम पीछे नहीं हटता और फर्मली खड़ा रहता है। ब्लॉन्ड उसे भी रन करने को शाउट करता है और कहता है कि उसे किसी और दिन नाइट्स को लीड करना चाहिए, जिस पर हीरो कहता है कि ये बात उसे कहनी चाहिए। वो पूछता है कि ब्लॉन्ड खुद क्यों नहीं भाग रहा और समझाता है कि जब तक नाइट यहाँ है वो फुल स्ट्रेंथ से फाइट नहीं कर पाएगा। पेलुस कहने की कोशिश करता है कि वो किसी फॉरेनर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन मैन कैरेक्टर इंसिस्ट करता है। फिर ब्लॉन्ड रीइंफोर्समेंट्स इकट्ठा करने निकलता है और क्योंकि वो अपनी लाइफ का कर्जदार है, वो उम्मीद करता है कि सुबरू सेफ वापस आएगा। सभी जायंट्स खड़े होकर सुबरू पर फोकस करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट अटैक होने का वेट नहीं करता और खुद ही रनिंग शुरू कर देता है। वो शाउट करता है कि वो मॉन्स्टर्स का ओपोनेंट होगा और तुरंत एक जायंट की लेग काट देता है। फिर पास आते दूसरे जायंट को भी कट कर देता है। मॉन्स्टर्स अब सुबरू को और ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि पलक झपकते ही वो 2 को डिफीट कर चुका है। चाहे वो सिर्फ टेस्ट था, हीरो पीछे रहने वाला नहीं था। फाइट के दौरान ब्लॉन्ड बिना रुके भागता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पर खुद पर गुस्सा करता है कि उसने फ्ली करने की बात मानी क्यों। प्रोटोगोनिस्ट के चैट को यकीन नहीं होता कि वो सच में फाइट करेगा। थ्योरी के हिसाब से पेलस को वहीं मरना था, लेकिन सुबारू जानता है कि अब वो सबको बचा सकता है, इसलिए वो बैटलफील्ड में आगे बढ़ता है और एक अटैक में 2 और मॉन्स्टर्स डिफीट कर देता है। अपनी सोर्ड को लगातार स्विंग करते हुए वो एक और जायंट को आसमान की तरफ उछाल देता है और डीमन सोर्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करती रहती है। सुबारू थकने लगता है, जिस पर वो रास्ता साफ करते हुए चीफ को जल्दी ढूंढने के लिए दौड़ता है और जायंट्स की बॉडीज को यूज करके आगे प्रोपेल करता है। वो कई छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर जंप करता है और दूसरे पर लैंड करता है, लेकिन रुकता नहीं है। सुबारू जायंट के हेड से जायंट के हेड पर जंप करता जाता है और उसका इक्विपमेंट उसकी स्टैमिना को हेल्प करता है। उसे चीफ को ढूंढना बहुत जरूरी था और फेट की लक से आखिरकार वो केओस के बीच उसे स्पॉट कर लेता है। जायंट चीफ भी मैन कैरेक्टर को मारने के लिए एक्साइटेड लगता है, जिसे देखकर सुबारू और ज्यादा वरीड फील करता है क्योंकि अगर वो अभी फाइट खत्म नहीं करता है तो वो मर जाएगा। इसलिए जब मॉन्स्टर अटैक की तैयारी करता है तब वो मन ही मन उम्मीद करता है कि उसकी प्लान काम कर जाए। सुबारू अपनी फिंगर्स स्नैप करता है और आर्मर की थंडर क्लैप एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। थंडर जायंट्स को हर्ट करती है, लेकिन जो चीज उन्हें पागल बनाती है वो उसकी आवाज होती है, जिस पर सारे जायंट्स बेकाबू होकर इधर उधर थ्रैश करने लगते हैं। बॉस भी इससे बच नहीं पाता है, जिस पर मैन कैरेक्टर उसके ऊपर जंप करता है और मौका न गंवाते हुए अपनी सोर्ड जायंट की नेक में घुसा देता है। मूव इतना क्विक होता है कि मॉन्स्टर रिएक्ट ही नहीं कर पाता और वो पीछे की तरफ गिर जाता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि सुबारू जीत गया।
इसके साथ ही मैन कैरेक्टर के सारे स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे देखकर चैट हैरान रह जाता है। सुबरू सोचता है कि अगर ये नॉर्मल मांगा होता तो हीरो कोई कूल पोज मारता, लेकिन वेदर खराब होने लगता है और ग्रीड बेट अब स्टैमिना रिस्टोर नहीं कर पाता। स्टेज क्लियर होने के बाद भी मॉन्स्टर्स एग्जाम खत्म होने तक डिसअपियर नहीं होते हैं, जिस पर आगे बढ़ना अब उसके लिए डेंजरस सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि वो लगभग वहीं गिरने वाला था। लेकिन स्टेज 5 कंप्लीट होते ही स्काई अचानक बंद सा हो जाता है और क्लाउड से एक जायंट ब्लैक थंडर सीधे सुबरू पर गिरता है और उसी समय सब कुछ एक साथ होने लगता है। फॉरेस्ट के बीच एक कैबिन में रीना बैठकर प्लेयर किट देखती रहती है। तभी शिगुरा आती है और पूछती है वो क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि बस हवा एंजॉय कर रही है। शिगुरा मान जाती है और कहती है कि उसे एंजॉय करना चाहिए क्योंकि जल्द ही उनका एंड आने वाला है। जब वो सीरियस बात करने की कोशिश करती है तो उसकी फ्रेंड उसे इग्नोर कर देती है। फिर गर्ल क्यूरियस हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या देख रही है जो इतना इंटरेस्टिंग है। रीना दिखाती है कि वो नारुकामी सुबरू नाम के गाय का लाइव स्ट्रीम देख रही है, लेकिन शिगुरे बस इतना कह देती है कि वो शायद लीडर हो सकता है, जिसे सुनकर रीना इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक अनोइंग स्ट्रीमर है जो सेकंड फ्लोर पर था और उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है। अगर सुबारू सर्वाइव कर गया होता तो अब तक काजुकी बुरी तरह फंस चुका होता। रीना जानती है कि लीडर मर चुका है और चाहती है कि उसकी फ्रेंड भी ये एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो डिसएग्री करती है। रीना शाउट करके पूछती है कि हीरो कब तक छुपेगा, जिस पर शिगार उल्टा पूछता है कि क्या वो लोग भी बस देखते ही रहेंगे। रिया कहती है कि वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए लाइव देख रही है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। शिगर भी स्क्रीन देखता है और वही शॉक्ड फेस बना लेता है। टेस्ट में मैन कैरेक्टर थंडर एलिमेंट जायंट्स पर यूज करता है और अपनी डीमन सोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी भी भर देता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सिर्फ एक नहीं बल्कि पास आने वाले सभी जायंट्स को काट देता है। फाइट खत्म होने पर सुबरू रियलाइज करता है कि उसके पास वापस चलने की ताकत नहीं बची है। उसने मॉन्स्टर्स डिफीट कर दिए, लेकिन खुद को बहुत पुश कर दिया था। फॉर्चुनेटली वो अकेला नहीं था। पहला सच में रीइंफोर्समेंट्स लेने गया था और जब वो हीरो को वहां देखता है तो उसकी हेल्प करने दौड़ता है, लेकिन मैन कैरेक्टर बोल भी नहीं पाता और आंखें बंद करते हुए फेंट हो जाता है। एंटरटेनमेंट कंपनी में टेंस एटमॉस्फेयर होता है क्योंकि ब्रॉडकास्ट देखना बंद हो गया है। जॉन और जॉन गर्ल को कंफर्ट करने का तरीका सोचते हैं और वो रोती हुई लगती है, लेकिन असल में उसका फेस एम्बैरेसमेंट से रेड हुआ होता है। उसने हीरो को मैसेज भेजा था और वो नहीं चाहती थी कि वो इसे सिर्फ बिजनेस समझे। हालांकि शॉन को याद आता है कि वो सच में वर्क कॉन्टैक्ट ही था। हत्सुका शाउट करती है कि वो मैनेजर से ज्यादा फैन है, इसलिए ये नॉर्मल है। फिर टॉपिक चेंज करते हुए वो कहती है कि उसने डायरेक्टर को पहले ही बता दिया है, जो थंडर पावर सिर्फ सुबरू के पास था अब उसी का और इस न्यू प्लेयर का है। जॉन को कोई डाउट नहीं होता कि बॉय ने कुछ अटेंशन के लायक किया है। अचानक शॉन अनाउंस करता है कि हीरो ने ईमेल पढ़ लिया है, जिसे सुनकर हत्सुका एक्साइटमेंट में लगभग फेंट हो जाती है, लेकिन सैडली उसने सिर्फ व्यू किया होता है, जिस पर उसका एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाता है। उसी दिन प्लेयर कॉम्बैट एनालाइज करने वाला एक स्ट्रीमर काम शुरू करने की तैयारी करता है। होके अपने ओपिनियंस और ट्यूटोरियल से बड़ा पोजीशन बना चुका है कि एनिमीज को कैसे डिफीट करना है। वो कई प्लेयर्स की वीडियोस ध्यान से देखता है, जिनमें कुरुकावा अमान भी शामिल है, जो हाल ही में ब्लू जोन में गया है, और काजुकी भी, जिसका स्किल एनालाइज होने वाला है। होकोय मानता है कि सुबरू एक लेजेंड है और उससे बेहतर सोचने वाला कोई नहीं, इसलिए वो व्यूअर्स को थैंक्स बोलता है और अनाउंस करता है कि आज का टॉपिक सुबरू है। होकोय लाइव टॉपिक्स देखने जाता है और आखिर मैन कैरेक्टर की स्ट्रीम पर पहुंच जाता है। वो खुद भी हीरो की एबिलिटी देखकर वरीड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी न्यू पावर्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। होकोय एक्सप्लेन करता है कि हीरो फ्लो कंट्रोल कर रहा है और बिना एनर्जी वेस्ट किए सोर्ड में जरूरी फोर्स डाल रहा है। स्ट्रीमर को क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ नहीं दिखता और उसे रियलाइज होता है कि लोग ये समझ नहीं रहे हैं। फिर वो कमेंट करता है कि वो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा और सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में होकोय ऑलमोस्ट यूनिक एबिलिटी यूज करना भूल जाता है, लेकिन हॉकाई से देखने पर वो कहता है कि बॉय का कंट्रोल अब पीक सुबारू से भी बेहतर लग रहा है। अगले दिन मैन कैरेक्टर अचानक घबराकर उठता है। सिस्टम वार्न करता है कि स्टेज 6 अभी पॉज्ड है और पूछता है क्या वो चैलेंज इंटरप्ट करना चाहता है। फटीग नॉर्मल होने के बाद भी हीरो खुद को काफी टायर्ड फील करता है। प्लेयर किट में सुबारू नोटिस करता है कि उसके सोते समय ऑडियंस बढ़ गई है, जिस पर वो अपोलोजाइज करता है कि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए और ब्रॉडकास्ट एंड कर देता है। मैन कैरेक्टर चैलेंज के वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट होता है और आगे एक गेट देखता है। तभी हात्सुका का एक और मैसेज आता है, जिसमें वो प्रपोजल पर ज्यादा ध्यान देने को कहती है। सुबारू पहले सोचता है कि ये स्पैम है, लेकिन उसका फेस बदल जाता है जब वो देखता है कि ये एंटरटेनमेंट कंपनी सूटिन ने भेजा है। बाद में सिटी वापस आकर सुबारू प्लेयर किट देखने लगता है। वहां उसे उस कंपनी के बारे में पता चलता है जो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है, और वो काफी बड़ी है क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ काम करती है। सिन से एफिलिएटेड स्ट्रीमर हॉय हमारे हीरो की इतनी प्रेज करता है कि वो वायरल होने लगता है। सुबारू नोटिस करता है कि कमेंट सेक्शन एक वॉर जोन बना हुआ है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देखकर वो खुश भी होता है और हॉय के गुड टेस्ट के लिए थैंक्स बोलता है। जिस जगह मैन कैरेक्टर खड़ा है वहीं बाहर आइसच उसकी तरफ आना शुरू करता है। हॉकाई से हीरो के पोटेंशियल की खबर सुनकर वो बहुत एंग्री हो गया था, क्योंकि बॉय अभी
सिर्फ सेकंड फ्लोर पर है। आयसाच खुद को कंट्रोल करता रहता है ताकि वो अपना टेम्पर ना खो दे, लेकिन जैसे ही वो एक टैवर्न के अंदर एंटर करता है वो और खुश हो जाता है क्योंकि उसे अंदर सुबरू मिल जाता है। ईसाच बात करने की कोशिश करता है लेकिन सुबरू उसे इग्नोर करता रहता है, जिस पर वो टेबल के पास जाता है और हीरो के हॉट कॉफी कप को उसी पर फेंक देता है। अटेंशन मिलने के बाद वो अपॉलॉजी जैसा एक्ट करता है और प्रिटेंड करता है कि उसने अभी नोटिस किया है। आइसच कमेंट करता है कि सेकंड फ्लोर बहुत छोटा प्लेस है, लेकिन हीरो फिर भी ध्यान नहीं देता है। इसलिए ब्लॉन्ड फिर से कॉफी और स्वीट्स मांगता है जो उसने पहले ऑर्डर किए थे, लेकिन सुबरू के जाने को देखकर वो फ्यूरियस हो जाता है। वो चिल्लाता है कि उसने लास्ट टाइम वार्निंग दी थी कि ऐसा चलता रहा तो क्या होगा। इसके बाद वो मैन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मरना नहीं है तो अपोलोजाइज करो, लेकिन हीरो उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि अब उसके पास इस नॉनसेंस के लिए टाइम नहीं है। उसने इतना जोर से पकड़ा कि ब्लॉन्ड का हाथ लगभग टूट जाता है। इसके बाद सुबरू कहता है कि ये स्पिल्ड कॉफी का उसका पेबैक है और वहां से निकल जाता है। ईसच उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबार्बू पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और डोर जोर से बंद कर देता है। ब्लॉन्ड एडमिट करता है कि वो टावर को पीसफुली क्लाइम करना चाहता था, लेकिन ऐसा ट्रैश जैसा ट्रीट होने के बाद उसने माइंड चेंज कर लिया क्योंकि उसे लगा वो ज्यादा सॉफ्ट था। कैबिन के बाहर मैन कैरेक्टर किट देखता है और किसी को मैसेज भेजता है जो फॉरेस्ट की वुडन हाउस में रिसीव होने वाला होता है, क्योंकि उसने रीना को मीट करने के लिए मैसेज भेजा था। सेकंड फ्लोर की एक डार्क केव में कई मॉन्स्टर्स मैन कैरेक्टर द्वारा डिफीट हो चुके होते हैं। वो बॉस रूम में एंटर होने की तैयारी करता है जहां लिजर्ड किंग छुपा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट का ग्रीड बेट पहले ही लेवल 3 पर पहुंच चुका है, इसलिए वो अब इसकी आदत डाल रहा है। अचानक फायर की एक स्पार्क एक जायंट लिजर्ड में बदल जाती है जिसका नाम सैलामेंडर है, और वही बॉस होता है जो पागलों की तरह दौड़ता है। पिछली बार जैसा एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए सुबारू लाइटनिंग को टेस्ट करना चाहता है कि वो कितना आगे जा सकता है। सबसे पहले वो थंडर पावर अपने फीट में डालता है और ऊंचा जंप करके सैलामेंडर को कट करने की कोशिश करता है। सुबारू पुराने बॉडी की तरह एक्ट करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके ऊपर उठने से पहले उसे मारने के लिए फायर ब्लास्ट छोड़ देता है, जिस पर वो थंडर पावर डिमोनिक सोर्ड में डालता है और फायर को काट देता है, लेकिन फटीग बढ़ने लगता है। आखिर में मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचकर मैन कैरेक्टर अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है और उसकी बैक पर फुट रखकर डंजन फिनिश कर देता है। डंजन एग्जिट पर हीरो देखता है कि फटीग अब धीरे कम हो रहा है और उसके पास अभी भी बहुत कुछ यूज करने को है। प्रॉब्लम यह था कि ग्रीड बेट बढ़ाने के लिए अब 40,000 क्रेडिट्स चाहिए थे। सुबारू बस चाहता है कि कोई उसे एक अच्छा जॉब दे दे, लेकिन तभी फॉरेस्ट के पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। वो पर्सन उसे वहां लेवल अप करने पर हंस रहा था और कहता है कि बचपन से जानने के बाद भी वो अभी भी सरप्राइज्ड है। सुबारू कहता है कि वो परसिस्टेंट है। ईसच तुरंत बोलता है कि उसकी पेशेंस की भी लिमिट है और हीरो के बहुत करीब आकर कहता है कि शायद ये दोनों की लास्ट मीटिंग होनी चाहिए, जिसे सुनकर सुबारू क्यूरियस हो जाता है। स्टार्टिंग सिटी के मेन एरिया में हॉक आइज वाला बॉय एक नॉर्मल वाइन सेलर शॉप में एंटर करता है। अंदर सेन कंपनी का प्रेसिडेंट जॉन उसे बैठने को बुलाता है। दोनों नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे काम कैसा चल रहा है। होकॉय कहता है कि ठीक ठाक है, लेकिन जॉन कहता है ये नॉर्मल है और उसकी ऑडियंस बिना रीजन नहीं जाएगी। फिर दोनों मेन टॉपिक पर आते हैं, जो सिर्फ टी पीना नहीं था। प्रेसिडेंट जानना चाहता है कि होकॉय ने मैन कैरेक्टर का क्या इवैल्यूएशन किया है। जैसा वो पहले बोल चुका था, वो फिर दोहराता है कि उसका टैलेंट सुबारू से भी ज्यादा है। जॉन अपने फ्रेंड की इंट्यूशन पर डाउट नहीं करता और बताता है कि वो उसे हायर करना चाहता है, जिस पर हॉकाइड स्ट्रीमर कहता है कि प्रेसिडेंट की बिजनेस साइड अच्छी है। कॉलीग की इवैल्यूएशन सुनकर जॉन श्योर हो जाता है कि उसे सुबारू को हायर करना चाहिए और फिर स्ट्रीमर से कहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट के साथ कोलैबोरेट करे ताकि व्यूज बढ़ें। वापस फाइट की तरफ अब वहां सिर्फ दोनों खड़े होते हैं और हीरो बिना डर के एग्री करता है। आइसेक्स कहता है कि डंजन में अकेले आने पर बैड चीजें होती हैं। वो ये भी कहता है कि बॉय यहां तक लक से पहुंचा है और सुबारू बनने की कोशिश का मजाक उड़ाता है। असल में ब्लॉन्ड चाहता था कि ब्लू आइड लीडर का नाम डिसअपियर हो जाए क्योंकि उससे जुड़ी हर चीज उसे इरिटेट करती है। सुबारू थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करता है क्योंकि हर कोई उसके लिए कुछ ना कुछ फील करता है, इसलिए वो पूछता है कि विलन उसे परेशान करने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। ईसच तुरंत कहता है कि ये नाम की वजह से है, लेकिन सुबारू जवाब देता है कि सबको उसका नाम पसंद आता है। एक्सप्लेन करने के लिए ब्लॉन्ड उसे याद दिलाता है कि मैन कैरेक्टर जानता है उसका फादर कौन है, लेकिन हीरो फिर भी नहीं समझता। तब ईसाच कहता है कि वो राइनहार्ट का बेटा है, जिसे सुनकर सुबारू वन हिट सोर्ड सेंट को याद करता है। पास्ट में मैन कैरेक्टर ने एक फाइट जीती थी और उससे बहुत बड़ा अप्रोर हो गया था। ब्लू आइड गिल्ड का सुबारू अचानक अपीयर हुआ था और रून टेरा के रैंकर राइनहार्ट को डिफीट कर दिया था, और ये सब सिर्फ एक अटैक में, वो भी 1 सेकंड से कम टाइम में हुआ था। राइनहार्ट फिर भी फाइट जारी रखना चाहता था, लेकिन उठने की कोशिश करते ही वो सीधे मुंह जमीन पर गिर गया था। प्रेजेंट में वापस आइसच फिर से शाउट करता है कि मैन कैरेक्टर उसके फादर का नाम ना ले। सुबारू अब भी समझने की कोशिश करता है कि ये हेट्रेड उसके नाम की वजह से है या उसके फादर की वजह से। वो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि होसोई सुबारू ने उस नाम की वजह से बहुत सफर किया था, लेकिन ब्लॉन्ड इस बेकार कॉन्वर्सेशन से थक जाता है और दोनों के चारों तरफ फायर का एक रिंग बना देता है। फिर अपने हैंड्स में फ्लेम मैजिक भरकर जल्दी खत्म करने के इरादे से
सुबारू को चुप रहने और मर जाने को बोलता है। ई सच कहता है कि वो सुबारू से नफरत करता है और इस बात से भी कि सब उसे गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। जो वो जानता है उसके हिसाब से 8th फ्लोर पर उसकी गिल्ड के खत्म होने की वजह भी वही है। इस सच कहता है कि वो लोग इसी के लायक थे और उम्मीद करता है कि वो अभी किसी हेल में जल रहे हों। इसके बाद ब्लॉन्ड एक फायरबॉल फेंकता है और कहता है कि उस नाम के साथ पैदा होते ही हीरो की लक खत्म हो गई थी और वो सीधा उसके ऊपर एक्सप्लोड हो जाता है। ई सच थक कर सांस लेता है और कंप्लेन करता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं की, लेकिन वो अगले बार मास्क्ड स्ट्रीमर के पीछे जाने की सोचकर खुश होता है। तभी मास्क्ड शब्द सुनते ही एक्सप्लोजन के अंदर से मैन कैरेक्टर मास्क पहने बाहर आता है और पूछता है कि क्या वो उसी की बात कर रहे हैं। ऐसा शॉक होकर चिल्लाता है कि फेस पर फायरबॉल लगने के बाद भी बॉय ठीक कैसे है, लेकिन हीरो कहता है कि उसे लोगों का चिल्लाना पसंद नहीं और खासकर ब्लॉन्ड जैसे इडियट की आवाज तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो उसके स्टमक पर पंच मारता है जिस पर वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। हिट के बाद आइसच ठीक से बोल भी नहीं पाता तो हीरो उसके फेस का मजाक उड़ाता है। आइसच को यकीन नहीं होता कि यह सच में हो रहा है। फिर सुबारू उसे एक गेम खेलने को बोलता है। वो पूछता है कि गेस करो वो होसोई सुबारू है, मास्केड स्ट्रीमर नारुकामी सुबारू है या ब्लू आइड गिल्ड वाला रियल नारुकामी सुबारू है। इस सच समझने लगता है कि मैन कैरेक्टर वही फेमस स्ट्रीम वाला बॉय है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसे लूजर को थंडर एलिमेंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहता है कि हीरो जैसा नोबडी इस लेवल पर जीत नहीं सकता और इसका मतलब वो ब्लू आइज वाले रियल सुबारू से सुपीरियर है। आइसच रेज में एक्सप्लोड होकर मैन कैरेक्टर्स पर झपटता है, लेकिन इस बार सुबारू ब्रूटली रिएक्ट करता है और उसका आर्म काट देता है। ब्लॉन्ड समझने की कोशिश करता है, जिस पर हीरो पूछता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। आइसच कंफ्यूज्ड रहता है। फिर उसे याद आता है कि सुबारू होसोई के सफरिंग के बारे में ऐसे बोल रहा था जैसे वो कोई और हो, और आखिर उसे पता चल जाता है कि मैन कैरेक्टर ही रियल सुबारू है। लेकिन ये समझने से पहले ही वो पूरी तरह कट होकर गिर जाता है। सिर्फ 2 स्ट्राइक्स में फाइट खत्म हो जाती है और ब्लॉन्ड बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हीरो कहता है कि ये होसोई के बॉडी उधार लेने का उसका थैंक यू था। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में लोग बात करते हैं कि यहाँ सुबारू का फैन मौजूद है। वो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील करते हैं और देखते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। काफी सोचने के बाद हीरो समझता है कि हर समय मास्क पहनना अच्छा है ताकि एनिमीज उसकी आइडेंटिटी ना जान सकें। आखिरकार जिसका इंतजार था वो पर्सन सामने आ जाता है। हत्सुका उससे मिलकर खुशी जताती है और बताती है कि मैसेज उसी ने भेजा था। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन एम्बैरेसमेंट छुपा नहीं पाती। दोनों रिस्पेक्ट के साथ हैंडशेक करते हैं और गर्ल नोटिस करती है कि बॉय बिल्कुल रियल सुबारू जैसा दिखता है, जैसे वो वापस जिंदा आ गया हो और मास्क से फेस छुपा रहा हो। सुबारू पूछता है कि क्या कुछ गलत है, जिस पर गर्ल शर्म से लगभग फट पड़ती है क्योंकि उसे बॉस की बात याद आती है कि अच्छा इंप्रेशन बनाना है और वो पहले ही गड़बड़ कर रही है। वो स्ट्रेस में अपना सिर खुजलाने लगती है। फिर मैन कैरेक्टर बात शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो सुबारू की फैन है। हत्सुका हाँ कहती है, जिस पर हीरो खुद को कम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी भी फैन है। हत्सुका प्राउडली बताती है कि जब कोई नहीं था तब से वो उसकी लाइव्स देख रही थी और जायंट ट्रायल में जाने पर बहुत वरीड भी थी। किसी भी तरह हीरो उसे सपोर्ट के लिए थैंक्स बोलता है। हत्सुका कहती है कि ये डेस्टिनी था, इसलिए उसने कंपनी प्रोफाइल से मैसेज भेजा। फिर वो खुद को प्रोफेशनल बनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, कमर्शियल से लेकर इवेंट्स तक। वो कहती है कि कंपनी हीरो के ब्रांड के लिए सब करेगी और बदले में उसे बस स्ट्रीमिंग जारी रखनी है। सुबारू पूछता है कि क्या हर स्ट्रीमर की लाइफ इतनी अच्छी होती है, जिस पर गर्ल बताती है कि वो स्पेशल है। फिर वो कंडीशंस बताते बताते रुक जाता है और पूछता है कि क्या सारे मैनेजर्स भी उसके जैसे होते हैं। गर्ल कहती है कि वो बेहतर होते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा वो उसे पसंद कर रहा है या हेट। जब गर्ल सोचती है कि वो ट्रबल में है तब सुबारू बस उसका लेवल देख रहा होता है, इसलिए वो चुप रहता है क्योंकि अगर कंपनी मैनेजर इतना स्ट्रांग है तो उसे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। हत्सुका और सैड होने लगती है। अचानक मैन कैरेक्टर कहता है कि उसे लगता है वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है और हाथ बढ़ाकर सूट एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करता है। गर्ल इमोशन में ऑलमोस्ट रोते हुए उसे ट्रस्ट के लिए थैंक्स बोलती है। अगले दिन मैन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और 703 लोग उसे देखने के लिए ज्वाइन करते हैं। वो हैरान रह जाता है कि ओवरनाइट व्यूज इतना ज्यादा बढ़ गए, जबकि ये सब हत्सुका की मेहनत का रिजल्ट था। जिस पर वो ऑडियंस को बुलाता है कि वो उसके शो के साथ फन करें। इसके बाद मैन कैरेक्टर 6th स्टेज शुरू करता है, जिसका नाम लेजेंड ऑफ द थंडर पाथ है। एक रेनी डे में टेंट के अंदर नाइट्स की ग्रुप आगे बढ़ने के लिए प्लान तैयार कर रही होती है। पिलस पूछता है क्या मैन कैरेक्टर आ चुका है, जिस पर फाल्कन कहता है नहीं। एक और नाइट पूछता है क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और दूसरा कहता है कि एक फॉरेनियर ने अकेले जियोन चीफ को डिफीट किया, ये मानना मुश्किल है। 2 और कहते हैं कि ब्लॉन्ड इतना नाइव नहीं हो सकता अगर उसने उसे फाइट करते देखा होता। लेकिन पिलस जोर से चिल्लाता है कि वो सब नॉनसेंस बंद करें, और जैसे ही वो सुबारू की बात कर रहे होते हैं बॉय सामने अपीयर हो जाता है। पिलस तुरंत चेक करने जाता है कि वो ठीक है या नहीं।
जिस पर हीरो कहता है कि वो फाइन है। बाकियों की नजरों में मैन कैरेक्टर का मास्क काफी सस्पिशियस लगता है। हीरो समझ जाता है कि बाकी लोग यकीन नहीं करते कि उसने जायंट को हराया है। उसे याद आता है कि हत्सुका ने उसके माइक्रोफोन म्यूट करने की पोजीशन अग्री की थी, इसलिए वो सिर्फ एनपीसी से कहता है कि वो बहुत एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं। कुछ बोलने से पहले एक ओल्ड नाइट उसे थैंक्स बोलता है और कहता है उसका नाम डेल है। सबारू कहता है उससे मिलकर खुशी हुई, जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि जब जियांट ने विलेज पर अटैक किया था तब वो डिफेंस कर रहा था। हीरो तुरंत पूछता है क्या चीफ से भी ज्यादा पावरफुल कोई है। ओल्ड नाइट बताता है कि असली जायंट्स जिन्होंने कभी गॉड से फाइट की थी उन्हें कहीं सील कर दिया गया था और वो गायब हो गए, इसलिए जो अब मौजूद हैं वो बस उनके रेमनेंट्स हैं। लेकिन डेल लगभग पागल हो जाता है उस जायंट की बात करते हुए जो चीफ के मरने के बाद आया था। रूम में भारी एटमॉस्फेयर बन जाता है, लेकिन मैन कैरेक्टर सोचता है कि उससे फाइट करना सिंपल होगा। डेल हेल्प मांगने की हिम्मत नहीं करता और कहता है हीरो कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसने अभी उसे देखा नहीं है। पेलस भी सुबारू पर चिल्लाता है और बताता है कि मिलेनियम माउंटेन के टॉप पर एक हिडन थंडर फ्रैगमेंट की लेजेंड है, और लेजेंड ये भी कहती है कि जो इसे ढूंढेगा वही विलेज का बेनिफैक्टर होगा। कुछ दिनों बाद एक और विलेज जलने लगता है और लोग कई जायंट से बचते हुए भाग रहे होते हैं। वहां का जायंट लीडर ऐसे बोलता है जैसे उसने अपने बेटे को देख लिया हो और जमीन से एक नाइट को उठा लेता है, फिर उसे अपनी पाम में पकड़कर सीधा क्रश कर देता है और कहता है कि वो ह्यूमन ब्लड से अपने बेटे का बदला लेगा। सुबरू केओस के बहुत करीब पहुंच चुका होता है और माउंटेन से उतरने के बाद सिटी में मॉन्स्टर को देखता है। चैट थोड़ा डर जाता है क्योंकि जायंट एक क्रेजी साइकोपैथ जैसा लगता है। टाइम पीछे जाता है जब ब्लॉन्ड कहता है कि जायंट्स को आने में 3 डेज लगेंगे और अगर फ्रैगमेंट ना मिले तो सुबरू को भाग जाना चाहिए। इसलिए हीरो मिलेनियम माउंटेन जाता है थंडर पावर ढूंढने के लिए, लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि वो हर चैलेंज पार कर सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि ये वही कैच फ्रेज था जो उसने पहले भी यूज किया था, जिस पर चैट रेफरेंस पहचान लेता है। कुछ सपोर्टर्स उसके लिए क्रेडिट वाली मिशन सेट कर देते हैं। यंग मैन हॉर्स राइड करता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां ब्लॉन्ड ने बताया था कि थंडर फ्रैगमेंट छुपा होना चाहिए। तभी एक ह्यूज स्टोन वॉल रास्ता रोक देती है और वो सर्च शुरू करता है। पेलस ने कहा था कि फ्रैगमेंट सिर्फ लेजेंड में पास हुआ है और वो खुद भी नहीं जानता वो क्या है। ब्लॉन्ड को भी पावर हासिल करने का तरीका नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि जो थंडर कंट्रोल करेगा वही जायंट्स को डिफीट कर सकेगा। ह्यूमन वर्ल्ड में हत्सुका खुशी से बॉस को शाउट करती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर लिया। बॉस हंसता है और कहता है कि गर्ल अब डिसेंट पर्सन बन गई है। हत्सुका थैंक्स बोलती है और पूछती है क्या वो पहले अच्छी नहीं थी। जॉन बताता है कि उसने हॉकाइड मैन से बात की है और कॉल कट कर देता है, कहते हुए कि यंग मैन खुद कांटेक्ट करेगा। काम खत्म होते ही गर्ल अपने बेड पर खुशी से लेटकर हीरो का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। स्क्रीन पर उसे देखना और पर्सनली उसके साथ काम करना उसका ड्रीम था। गर्ल ब्रॉडकास्ट तब पकड़ती है जब मैन कैरेक्टर वही कैच फ्रेज बोलता है, लेकिन वो खुश होने की बजाय सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे उसका इतना नेचुरली बोलना अजीब लगता है। माउंटेन के टॉप पर मैन कैरेक्टर थंडर पावर एक्टिवेट करता है और सबको लगता है वो नर्वस है। हीरो स्टोन वॉल में होल बना देता है लेकिन रुकता नहीं और जोर से पंच मारता है जिससे लाइटनिंग एक्सप्लोजन होता है। फिर वो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है वो कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने वाला है। चैट में सब पूछते हैं हीरो के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ वही फील करता है कि थंडर पावर उसके बॉडी के थंडर को बुला रही है और ये पावर उसी डोर के पीछे है जो उसने माउंटेन पर पाया है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है चैट डिस्कस करता है कि उसके पास की नहीं है, लेकिन वो अपना हैंड बढ़ाता है और स्टोन छूते ही लाइटनिंग अपीयर हो जाती है। फिर वो अपने हाथ में इलेक्ट्रिक पावर गदर करता है और फिस्ट टाइटन करता है क्योंकि उसे डोर खोलने का सीक्रेट समझ आ गया है। की ढूंढने की बजाय वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। जब उसकी इलेक्ट्रिक पावर डोर को टच करती है तो वो रिएक्ट करके कांपने लगता है और मैजिक ट्रिक की तरह खुद खुल जाता है ताकि हीरो अंदर जा सके। वो डीप ब्रेथ लेता है और फाइनल चैलेंज फेस करने चलता है। जैसे ही वो गेट्स के अंदर जाता है वो बंद होकर उसे अंदर लॉक कर देते हैं जब तक वो फिनिश ना कर ले। उसी टेंट में जहां वो पहले था बाकी सभी अभी भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते रहते हैं। ओल्ड मैन पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड सच में सोचता है कि हीरो थंडर की पावर हासिल करेगा, जिस पर वह बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता है। डेल कहता है कि लीडर उस पर बहुत ट्रस्ट करता है, लेकिन पीलस के लिए शक करने की कोई वजह नहीं थी। तभी अचानक एक आदमी आता है और चिल्लाता है कि सब मर जाएंगे, चाहे सुबरू सक्सीड भी कर जाए। यह सुनकर वह डर के मारे घुटनों पर कांपने लगता है और कहता है कि वहां मौजूद लोग उस जायंट की पावर नहीं जानते जिसका उन्हें सामना करना है। जिस पर पेलस उस लड़के के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें हार मान लेनी चाहिए। ब्लॉन्ड सच में प्रोटैगनिस्ट पर बिलीव करना चाहता है क्योंकि एक बार उसी ने उन्हें बचाया था, लेकिन लड़का कहता है कि पेलुस के लिए ऐसा कहना आसान है क्योंकि उसने मॉन्स्टर देखा ही नहीं है। अचानक टेंट हिलने लगता है और टेबल से सामान गिरने लगता है, जिस पर एक नाइट अंदर घुसता है और चिल्लाता है कि एनिमी आ चुका है, जो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जल्दी आएगा। आगे उस केव के अंदर जिसे प्रोटैगनिस्ट ने खोला था वह चलता रहता है और समझने की कोशिश करता है कि टेस्ट उससे क्या करवाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ भी खास नहीं दिख रहा है, जबकि कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं जैसे थंडर इतना फास्ट हो सकता है कि दिखता ही नहीं है। यह सुनकर सुबारू कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह आंखें बंद करता है और याद करता है कि चैलेंज का नाम थंडर पाथ है। उसे जो सबसे स्ट्रांग पावर फील हो रही थी वह उसके पैरों के नीचे से आ रही थी, जिस पर उसे एक आइडिया आता है।
वह जमीन से एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से दूर फेंक देता है। हवा में इलेक्ट्रिसिटी फैलती है और ह्यूमन आंखों से इनविजिबल हो जाती है, लेकिन जितनी दूर जाती है उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। फिर कुछ कदम आगे प्रोटैगनिस्ट का पत्थर डिस्ट्रॉय हो गया। यह जानते हुए भी कि यह सिर्फ एक टेस्ट है, उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हीरो सोचता है कि शायद यह एक क्रूअल एंड्योरेंस चैलेंज है जिसमें फेल हुआ तो मर जाएगा। कई लोग उसे मिशंस देते हैं और कुछ उसे रुकने को कहते हैं ताकि वह मरने से बच जाए, लेकिन वह उन्हें थैंक करता है और आगे बढ़ता रहता है। आगे फॉरेस्ट कैबिन में डिनर बनाते समय शिगुरा प्लेयर किट को बहुत ध्यान से देख रही होती है, जिस पर जैसे ही रीना आती है वह डरकर कुर्सी से उछल जाती है। रीना भी चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वह कुछ सस्पिशियस देख रही थी। शिगुरी साफ मना करती है और कहती है कि वह बस थोड़ी टायर्ड है, जिस पर रीना उसे छेड़ते हुए कहती है कि पर्वर्ट्स के बाल ज्यादा ग्रो होते हैं। दरअसल स्ट्रीम्स देखने से बैन होने के बाद लड़की बोर हो रही थी, लेकिन रीना को क्यूरियोसिटी होने लगती है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसे कोच से हटाया जा रहा है। वह इतना एंग्जायस हो जाती है कि दोस्त पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि कहीं और जाकर रेस्ट करो और हर चीज में दखल देना बंद करो, और साथ ही किट का साउंड बंद कर देती है। वैसे भी रिया वहां अनकंफर्टेबल फील करती है और काउच से उठकर जाने लगती है क्योंकि वह लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। फ्रेंड कहती है कि वह थोड़ी देर और रुककर खा सकती है, लेकिन राइना गुस्से में शिगुर के मुंह पर दरवाजा पटक कर चली जाती है। इसके बाद अब शिगुर वापस स्ट्रीम देखने लगती है क्योंकि अगर रीना ने उसे यह देखते पकड़ लिया होता तो ट्रबल हो जाता। लड़की सोचती है कि भले वे अलग हों, सबारू उन्हें नहीं भूलेगा, और वह नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट का बिहेवियर लीडर जैसा है, बस क्रेडिट्स के लिए उसकी डेस्परेशन अलग लगती है। आखिरकार लड़की का ध्यान भटक जाता है। तभी राइना का हाथ शेगर के कंधे पर आता है और पूछता है कि क्या उसे लगा कि वह नोटिस नहीं करेगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वह बहुत फ्यूरियस है। थंडरपाथ केव में प्रोटैगनिस्ट बहुत सावधानी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने लगते हैं और प्रोग्रेस सिर्फ 2.3% होती है। सुबारू बस सहन करता है क्योंकि उसे फेमिलियर सेंसेशन फील होती है। वह पहले भी कई बार इससे गुजर चुका था। 3.2% प्रोग्रेस पर साफ हो जाता है कि सफर अभी बहुत लंबा है, लेकिन वह आगे बढ़ता है क्योंकि अब उसे ऑब्जेक्टिव पता है और उसे बस रिजिलियंट रहना है। चैट के लोग समझ नहीं पाते कि वह भाग क्यों नहीं रहा, क्योंकि वे उसका दर्द फील नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली गोल तक पहुंचना मेन चीज है, लेकिन पॉसिबल हुआ तो हीरो केव में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता है। अपने घर से स्ट्रीम देखते हुए हॉकआइज हर चीज को ध्यान से देखता है। उसे याद आता है कि जॉन ने कोलैबोरेट करने को कहा था, जो बॉस ने नहीं किया। जॉन ने कहा था कि स्ट्रीम में सक्सीड होने के लिए सिर्फ आधी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। हॉकआई जानता था कि पॉपुलैरिटी प्लेयर्स के टाइप्स से मापी जाएगी। सुबरू की स्ट्रीम किसी वेटरन की फैन टॉक जैसी नहीं, बल्कि एक काम व्लॉग जैसी लगती है। नारुकामी अभी बिगिनर स्ट्रीमर था, इसलिए हवाई वही करता है जो वह जानता है। यह मौका था एक तेज आते मीटियर पर सवार होकर उसे स्काई में शाइनिंग स्टार बनाने का। लोग कहते थे कि हवाई एनालिसिस में ही रहता है क्योंकि उसमें टावर चढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बाकी लोगों की तरह वह भी स्टार्स तक पहुंचना चाहता था। एक पल के लिए वह सबारू जैसा बनने का सपना देखने लगता है और स्ट्रीम पर थोड़ा फोकस खो देता है। वह डर जाता है और जल्दी से काम पर लौटता है, लेकिन देखता है कि उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। वापस प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रीम पर वह अभी भी चल रहा है, लेकिन एंड के जितना पास पहुंचता है उतनी इंजरीज बढ़ती जाती हैं। सुबरू न रुकता है और न दर्द की शिकायत करता है, बल्कि चुपचाप सब सहते हुए चलता रहता है। कहा जाता है कि सबसे पावरफुल लाइटनिंग वही होती है जो बॉडी के अंदर सबसे गहराई तक पेनिट्रेट करती है। अब हीरो इतना चल चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके हार्ट और मेरिडियंस के अंदर पहुंच रही है और प्रोग्रेस लगभग 20% हो चुकी है। मेरिडियंस खुलते हैं और हीरो को 1 पॉइंट मैजिकल पावर मिल जाता है। रैंडम मेरिडियंस पावर के कॉन्सेप्ट होते हैं, और जैसे छोटे मेरिडियंस बॉडी में वेन्स की तरह चलते हैं, उन्हें खोलना एंट्रेंसेस अनक्लॉग करने जैसा है। दूसरे शब्दों में थंडर की पावर पूरे प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में एंटर हो जाती है। होसोए कभी भी मेरिडियंस से इंप्योरिटीज हटाने की प्रोसेस से नहीं गुजरा था, जिस पर हीरो बस इम्प्रोवाइज कर रहा था। नॉर्मली यह काम इंसान अपनी ही मैजिकल पावर से करता है, क्योंकि एक्सटर्नल पावर यूज करना डेंजरस होता है और अनबेरेबल पेन देता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के बावजूद भी प्रोटैगनिस्ट अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। घर पर रीना यह सीन देखकर सैड फील करती है और चुपचाप देखती रहती है। एक प्लेयर होने के नाते लड़की समझती है कि हीरो क्या कर रहा है, लेकिन रीजन नहीं जानती। बॉडी को मूव करते हुए वह बेसिकली अपनी मैजिक की जगह एक्सटर्नल पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है। सब जानते हैं कि दर्द बहुत ज्यादा होता है और आमतौर पर इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है। एग्जाम में डेथ रियल नहीं है, लेकिन पेन रियल है, जिस पर लड़की लगभग रोने लगती है और जानना चाहती है कि वह इतना आगे क्यों जा रहा है। 50% प्रोग्रेस पर छोटे मेरिडियंस खुलना लगभग कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हीरो को एहसास होता है कि उसने मिस्टेक की। वह इतना बुरा फील करता है कि सोचता है अब वह मर जाएगा और फेल हो जाएगा। पास्ट में सुबारू अक्सर कहता था कि कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं जिसे पार न किया जा सके, जिससे वह अपने टीममेट्स को मोटिवेट करता था, क्योंकि अंत में वह हमेशा जीतता था। लेकिन अब वह सब रिग्रेट करने लगता है। हीरो सोचता है कि अगर उसने इतनी एरोगेंस से बात न की होती तो शायद
कोई भी उसके साथ नहीं मरता। इससे भी बुरा उसे याद आता है कि ब्लॉन्ड के लास्ट वर्ड्स एरोगेंस के बारे में थे। यह सब उसकी गलती थी और वह जितना चल सकता था चलता गया, लेकिन आखिरकार हीरो मोह के बल जमीन पर गिर गया और अपने आर्म्स भी ठीक से मूव नहीं कर पाता। बेहोश होने के बाद प्रोटैगनिस्ट एक ग्रीन फील्ड में अपने पुराने बॉडी के साथ जागता है और समझ नहीं पाता कि वह कहाँ है। वह पीछे मुड़ता है और अपने सभी कंपेनियंस को पिकनिक करते देख शॉक हो जाता है। शू, साउद, के, यूरी, शिगुरे और रेना सब साथ होते हैं, जिस पर सपना जैसा लगने के बावजूद वह अपने फ्रेंड्स की तरफ दौड़ता है। बहुत पास पहुंचते ही सुबार ही रोने लगता है क्योंकि सब कुछ बहुत रियल फील हो रहा था। वह हंसकर कहता है कि उसने एक टेरिबल ड्रीम देखा और सबको बताना चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स उल्टा उसे उनकी डेथ का कारण बताते हैं। सुबारू डेस्परेट हो जाता है और वह लड़की जिसे ब्लॉन्ड ने स्टैब किया था पूछती है कि इतना बोस्ट करने के बाद उसने उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी पिकनिक की कैंप फायर एक रेड फायर में बदल जाती है। सुबारू चिल्लाकर खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त अनरिकॉग्नाइजेबल रिवेंजफुल सोल्स बन जाते हैं। हीरो और जोर से चिल्लाता है, उनसे उसे अकेला न छोड़ने की भीख मांगता है और डेस्पिरेशन में घुटनों पर गिरकर प्लीड करता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन सब खत्म कर देता है। रियल वर्ल्ड में सुबारू जागता है और समझता है कि उसने हेलुसिनेशन देखा था। 97% प्रोग्रेस पर वह अभी भी बैडली इंजर्ड है, लेकिन एंड के बहुत करीब है। हेलुसिनेशन बुरा था, फिर भी वह थैंकफुल है क्योंकि उसे याद आ गया कि वह क्यों जिंदा है और काजुकी ने क्या किया था। टेस्ट विलेज में जिस पर अटैक होने वाला है, पूरी पॉपुलेशन नाइट्स के साथ खड़ी होकर खुद को डिफेंड करने को तैयार है। वे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि कम से कम एक जायंट वॉल पार कर चुका है। नाइट्स रियल बॉस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि हीरो शायद भाग गया, जिस पर पेलेस चिल्लाकर कहता है कि वह नहीं भागा। पहले उन्होंने विलेज का फ्यूचर एक स्ट्रेंजर को सौंपा और फिर लीडर पर डाउट किया। इसलिए ब्लॉन्ड पूछता है कि क्या कंप्लेन करने वालों को खुद को नाइट्स कहने में शर्म नहीं आती। डेल तुरंत कहता है कि लीडर सही है और किसी को ब्लेम करने से पहले विलेज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वह मैजिकल एनर्जी से अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि नाइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं होते। इसके बाद फ्रंट लाइन लेते हुए डेल और पीलस मॉन्स्टर्स से लड़ने दौड़ते हैं और ऑनर के साथ मरने को तैयार रहते हैं। उसी समय प्रोटैगनिस्ट 99% प्रोग्रेस तक पहुंच जाता है। वह इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक कोर को देख पाता है और समझता है कि यही टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम यह है कि उसकी फैटिग भी लगभग 100% है, लेकिन इतना पास आकर वह गिव अप नहीं करता। विलेज की बैटल में डेल पूरी स्पीड से दौड़ता है और स्वॉर्ड से जेंट की लेग काट देता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और ओल्ड मैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। तभी ब्लॉन्ड पीछे से आता है और अपने साथी से बाकी उसे छोड़ने को कहता है। फिर जायंट के बॉडी पर चढ़ जाता है। नेक की हाइट तक पहुंचकर वह जंप करता है और हर डायरेक्शन से जायंट को काटता है। जायंट एक सेकंड में खत्म हो जाता है और पीछे गिरकर डिफीटेड हो जाता है। कुछ भी करने लायक नहीं रहता। यह देखकर नाइट्स में थोड़ी होप आने लगती है। वे मॉन्स्टर के बॉडी के पास जाकर अपना डर और गुस्सा निकालते हैं। फिर पीलस कहता है कि अब सबसे पावरफुल जायंट मर गया है तो वे रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेल वार्निंग देता है कि यह बॉस नहीं था जिसकी बात हो रही थी। जब तक वे समझ पाते, बाकी नाइट्स चैलेंज की आसानी पर हैरान हो रहे होते हैं। एक नाइट सोचता है अब सब आसान होगा, लेकिन अचानक वह क्रश हो जाता है। दूर से पीलस और डेल सिर्फ शैडो देख पाते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड समझ जाता है कि यह एनिमी अलग लेवल का है। वापस प्रोटैगनिस्ट पर प्रोग्रेस 99.99% हो जाती है और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी के उस कोर को पकड़ लेता है, जिस पर सुबारू चिल्लाता है कि यह उसकी रिवेंज का पहला स्टेप होगा। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वह गुजर जाता है और जब वह गुजरता है तो लगता है कि वह आखिरकार फिनिश कर चुका है। लेकिन जैसे ही वह रिलैक्स करता है, एक शॉक सुबारू की बॉडी में दौड़ता है क्योंकि छोटे मेरिडियंस का ओपनिंग कंप्लीट हो चुका था। अगर उसे एक बार और कुछ भी हिट करता तो वह मर जाता, लेकिन लकीली प्रोटैगनिस्ट 6th स्टेज कंप्लीट करने के बाद बस बेहोश हो गया। दूर से जॉन परेशान होता है कि प्रोटैगनिस्ट हमेशा लिमिट तक चला जाता है क्योंकि उसे लगता है वह नहीं जानता कब ट्रांसमिशन रोकना है। फैल्कन आइज के साथ कॉल में दोनों कहते हैं कि वे अभी सुबारू की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, जिस पर हॉय बॉस की बात काटते हुए चिल्लाता है कि हीरो एक स्टार बनने वाला है, प्लेयर और स्ट्रीमर दोनों के रूप में, बिल्कुल नारुकामी को की तरह। होकाई कहता है कि हीरो वही कर रहा है जो ऑडियंस चाहती है क्योंकि यह रियलिटी के ज्यादा करीब है। आखिर ब्लू आइज का असली लीडर प्लेयर था, स्ट्रीमर नहीं। मतलब वे एक नए सुबारू लाइव के जन्म के गवाह बनने वाले हैं। वापस प्रोटैगनिस्ट की ब्रॉडकास्ट पर कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद वह उठने में कामयाब होता है। उसकी पूरी बॉडी फटीग से दर्द कर रही है, जो 100 में 81 पर है, लेकिन सुबारू के स्टार्स बढ़ चुके हैं और 6th स्टेज पास करने के कारण उसे व्यूअर्स से कई क्रेडिट्स मिलते हैं। अब प्रोटैगनिस्ट के पास लगभग 20,000 क्रेडिट्स हैं, जो ग्रीड बेट के लेवल को बढ़ाने के लिए चाहिए अमाउंट का आधा है। कम से कम अब उसके पास जायंट्स को हराने की है, एक आइटम जिसे लाइटनिंग स्पीयर कहा जाता है, जो लेजेंडरी है और चैट में कोई नहीं जानता। हालांकि यह वन टाइम यूज के लिए है,
फिर भी ये ऐसा आइटम है जो आमतौर पर 8th फ्लोर के आसपास मिलता है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट इसे अभी रखता है और कहता है कि इस लेवल के आइटम्स कंडीशंस के हिसाब से बदल सकते हैं, और फिर केव से बाहर निकलकर उन चीजों को हराने चल देता है। वापस विलेज पर अटैक में नाइट्स एक बिल्डिंग जितने बड़े मॉन्स्टर से टकराते हैं। यही असली जायंट है जिसे हराना चाहिए, और वह वॉल्स के बहुत करीब पहुंच चुका है। मॉन्स्टर किंग ग्रॉग बहुत जोर से चिल्लाता है। उसी समय एक नाइट भागने लगता है, जिस पर पेलिस पूछता है वह क्या कर रहा है। लड़का रोते हुए कहता है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था कि उन्हें प्रॉब्लम का साइज नहीं पाता पता। उसी समय वह मॉन्स्टर के पैरों के पास घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जायंट एक वर्म जैसे इंसान को देखकर इंसल्ट फील करता है। डेल अपने साथी को उठाकर भागने में मदद करने आता है और दोनों को भागने को कहता है, लेकिन वह देर कर देता है। ब्लॉन्ड चिल्लाकर वॉर्न करने की कोशिश करता है, तभी ग्रॉग उन दोनों को पैर से कुचल देता है और वे इंस्टेंटली मर जाते हैं। पेलिस की मोटिवेशन कम होने लगती है क्योंकि उसे जीतने या बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। असल में वहां मौजूद हर कोई पिंजरे में बंद बर्ड्स जैसा ट्रैप्ड है। पहले पीलस डरता है, फिर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह डेस्परेट होकर चिल्लाता है कि उसे पता है जायंट के बेटे को किसने मारा, जिस पर ग्रॉग का ध्यान उसकी ओर जाता है और जायंट पूछता है मर्डरर कहाँ है। ब्लॉन्ड कांपते हुए अपनी सोड एक दिशा में दिखाता है और कहता है सुबारू वहां गया है। लड़का मॉन्स्टर को गलत जगह भेजता है, लेकिन जायंट बेवकूफ नहीं था और समझ जाता है कि नाइट झूठ बोल रहा है। इसलिए ग्रॉग पूछता है कि क्या उसके बेटे का किलर वहां नहीं है या पेलियस उसे धोखा दे रहा है। वह नाइट को मारने ही वाला था, तभी माउंटेन पर लाइटनिंग बोल्ट गिरता है जो जायंट और नाइट दोनों का ध्यान खींच लेता है। दरअसल सबका ध्यान जाता है क्योंकि यह बहुत विशाल था। पेलिस सोचता है शायद ये प्रोटैगनिस्ट है। माउंटेन के टॉप से हमारा हीरो स्टेज 7 शुरू करता है, जिसका नाम लाइटनिंग है, और ये टेस्ट का आखिरी स्टेज है क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ आता तो 2nd फ्लोर पर उसे हराना इम्पॉसिबल होता। हीरो अब डरता नहीं और कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वह मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देगा। फिलहाल ग्रॉग हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे पहले अटैक करना होगा। उसी समय प्रोटैगनिस्ट लाइटनिंग स्पीयर एक्टिवेट करता है और पावर इतनी ज्यादा होती है कि स्काई के क्लाउड्स बदल जाते हैं। स्पीयर सिर्फ 10% एक्टिवेशन में ही रेड स्टॉर्मी स्काई और ब्लैक थंडर बना देता है। प्रोटैगनिस्ट की फटीग बढ़ती है, लेकिन आइटम उसके हाथ में मटेरियलाइज हो जाता है। 33% पर ब्लैक लाइटनिंग स्पीड की इमेज बननी शुरू होती है, लेकिन ग्रीड गैम्बल नेगेटिव इफेक्ट्स हटाने में फेल रहता है। सुबारू समझता है कि लेजेंडरी आइटम के लिए उसमें अभी भी स्ट्रेंथ कम है और 50% एक्टिवेशन पर फटीग 88 तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि माउंटेन पर मॉन्स्टर ने उसे देख लिया है। वैसे भी इतना शोर करने के बाद अटेंशन आना ऑब्वियस था। ग्रॉग अब ब्लॉन्ड पर ध्यान नहीं देता क्योंकि लाइटनिंग देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसके बेटे का किलर वही आदमी है। पहले चिल्लाकर मॉन्स्टर का अटेंशन खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं करता। हालांकि अब उसे एक और चिंता है क्योंकि विलेज छोटे जायंट्स से भर चुका है। ग्रॉग माउंटेन की लाइट पर फोकस करता है और सोचता है उसके बेटे ने बहुत दर्द सहा होगा, इसलिए वह पागलों की तरह दौड़ता है और चिल्लाता है कि हीरो को वह उस दर्द का हिस्सा जरूर फील कराएगा। मॉन्स्टर रास्ते के ट्रीज और सब कुछ गिराता हुआ बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट 88% रेडी हो चुका है। वह जानता है ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला शॉट होगा और शायद मिस भी हो जाए, फिर भी वह टारगेट से नजर नहीं हटाता। पास्ट में एक टीममेट ने उसे टिप दी थी कि स्पीयर फेंकते समय डिस्ट्रैक्ट मत होना। टिप ये था कि उसे सीधी लाइन में थ्रो करना है और सारे अननेसेसरी थॉट्स को दिमाग से हटा देना है। लड़का यह भी कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीयर का शेप होता है, खासकर क्योंकि हीरो बाकी स्पीयर थ्रोअर्स से अलग है। आखिर वह ब्लू आइज का लीडर रहा है। 95.2% स्किल प्रिपेयर होने पर भी सुबारू अभी वरीड है, लेकिन उसे वह एडवाइस याद आती है जब नॉर्मल स्पीयर नहीं फेंकना हो। उस केस में लड़के ने कहा था कि थ्रो करने की जगह उसे डेटोनेट करना चाहिए। मॉन्स्टर बहुत पास आने लगता है, जिस पर चैट डेस्परेट होकर प्रोटैगनिस्ट को जल्दी थ्रो करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट तक वेट करने की है। मॉन्स्टर चढ़ता रहता है और एक पॉइंट पर हीरो की तरफ लीप करता है। वह सीधे सुबारू के ऊपर लैंड करता है। हीरो मॉन्स्टर पर पूरा फोकस करता है और जैसे ही प्रेपरेशन 100% होती है, वह अटैक के लिए रेडी हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक चांस है, इसलिए वह बस यही सोचता है कि किसी भी हालत में हिट करना है। हीरो का आर्म लाइटनिंग से जलने लगता है, लेकिन वह तब थ्रो करता है जब जायंट उससे बस कुछ मीटर्स दूर होता है। इससे ग्रॉग डॉज नहीं कर पाता, स्पीयर उसके फोरहेड पर लगता है और मॉन्स्टर इंस्टेंटली गिर जाता है। लाइटनिंग लगते ही जायंट एक्सप्लोड हो जाता है और जलते हुए ग्रॉग अपने बेटे का नाम चिल्लाता रहता है जब तक गायब नहीं हो जाता। अंत में चैट का हर इंसान यकीन नहीं कर पाता कि सुबारू जीत गया। स्टेज 7 कंप्लीट हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट के सारे स्टैट्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ उसे हार्ट ऑफ थंडर नाम का रिवॉर्ड मिलता है।
सुबरू कंफ्यूज होता है, लेकिन आइटम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और एक तेज लाइट दिखने लगती है। अचानक प्रोटैगनिस्ट एक अनजान जगह पर आंखें खोलता है और सामने जायंट की शैडो दिखती है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज निकलती ही नहीं। उसका बॉडी भी मूव नहीं करता। उस जायंट के साथ कई नेमलेस शैडोज सुबारू के आसपास खड़ी होकर उसे घूरती हैं। ऐसा लगता है वे हीरो को कुछ दिखाना चाहती हैं। तभी उसका हैंड शाइन करने लगता है और लाइट बीम उस जगह को दूर भेज देती है। फिर माउंटेन पर सिस्टम अनाउंस करता है कि मेन मिशन शुरू हो गया है। वह बताता है कि हीरो हार्ट ऑफ थंडर की मदद से विलेज में क्लूज ढूंढ सकता है। सुबारू अभी भी नहीं समझता कि यह रियल था या चैलेंज का हिस्सा। वैसे भी वह चैट को कुछ देर इग्नोर करने के लिए सॉरी कहता है और तुरंत इंपॉर्टेंट पार्ट पर आता है, यानी अर्न्ड क्रेडिट्स एक्सेप्ट करना। इस तरह वह 40,000 से थोड़ा ज्यादा कलेक्ट कर लेता है। उसी समय हीरो टायर्ड होने का एक्टिंग करता है और स्ट्रीम बंद कर देता है। स्टार्टिंग सिटी के एक बार में प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि लाइव ऐसे खत्म करना नॉर्मल है क्या, जिस पर हत्सुका कहती है हाँ। वह बताती है कि उसकी स्ट्रीम 3,000 व्यूअर्स क्रॉस कर गई थी। सुबारू शॉक हो जाता है क्योंकि एग्जाम में फोकस होने के कारण उसने नोटिस नहीं किया। लड़की कहती है बिगिनर एग्जाम के लिए यह इनक्रेडिबल है, और हीरो समझता है कि इंपॉर्टेंट मोमेंट पर स्ट्रीम काटना ऑडियंस को क्यूरियस बनाता है। सुबारू लड़की को सरप्राइज करते हुए कहता है कि अगली लाइव में वह सब्सक्राइबर्स के साथ रिवॉर्ड्स देखना चाहता है ताकि ऑथेंटिक लगे। हत्सुका सोचती है कि अब उसे समझ आने लगा है, इसलिए वह बताती है कि उसके पास हीरो के लिए एक गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट जिसे वह मना नहीं करेगा क्योंकि यह स्पेशल है। लड़की हीरो से हॉकाइज नाम के स्ट्रीमर को ढूंढने को कहती है, जिस पर वह मान जाता है। जैसे ही वह स्ट्रीम में एंटर करता है, वह अभी शुरू ही हुई होती है और टाइटल में स्पेकुलेशन होता है कि प्रोटैगनिस्ट दूसरा सुबारू है या ओरिजिनल। एग्जाम के दौरान इस पर्सन ने हीरो को चैलेंज भी दिया था। थोड़ी देर बाद हॉकवाई कहता है उसे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वह बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट असल में सुबारू ही है दूसरे नाम से, और वह श्योर है। हीरो सोचता है क्या मैनेजर भी यही सोच रही है। लड़की एक सवाल पूछने को कहती है जो रूड हो सकता है। वह जानती है ये मैनेजर का ड्यूटी है और गलत भी है, फिर भी पूछती है। हत्सुका पूछती है हीरो स्ट्रीमर क्यों बना, क्योंकि उसे लगता है ये मनी के लिए नहीं है। हीरो थोड़ा सोचता है, जिससे लड़की का हार्ट तेज धड़कने लगता है, लेकिन वह कहता है कि सच में वह मनी के लिए ही है और कोई रीजन नहीं। हत्सुका और एम्बैरेस्ड हो जाती है। वह मानती है कि मनी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के लिए सॉरी कहती है। फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स की बात करने लगती है। वह होकाई के बारे में बताती है कि वह लंबे समय से कॉन्ट्रैक्टर है और सुबारू के फ्यूचर के लिए उन्होंने प्लान बनाया है। तय हुआ कि हवाई प्रॉफिट शेयर करेगा क्योंकि वह उसकी लाइव्स पर रिएक्ट करेगा। सुबारू खुश होकर कहता है कि इस एजेंसी में उसे सिर्फ गुड न्यूज मिलती है। लड़की शर्माती है और कहती है यह नॉर्मल बोनस नहीं है, इसलिए उसने पूछा था कि क्या वह हॉकाइज के साथ काम करना चाहेगा। घर जाते समय प्रोटैगनिस्ट सोचता है शायद उसे हमेशा मास्क पहनते नहीं रहना चाहिए और उसे हर वक्त मनी पर फोकस भी नहीं करना चाहिए। वह एम्बैरेस्ड फील करता है, लेकिन जितने नए रिश्ते बनते हैं उतना ही उसे समझ नहीं आता क्या छिपाना चाहिए। फिलहाल इन 40,000 क्रेडिट से वह ग्रीड बेट को लेवल 4 तक बढ़ा देता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 120 क्रेडिट्स बचे हैं, इसलिए और मनी चाहिए। लेटते समय उसे याद आता है कि हॉकाइज के साथ कोलैबोरेशन होगा। इसी बीच वह म्यूजियम से मिला फ्लावर निकालता है और सोचता है कि उसका कंपेनियन शायद पहले ही जानता है। कंपनी के मैनेजर रूम में वह अकेली होने के बाद भी पिलो में अपना फेस छिपा लेती है, क्योंकि किसी वजह से सुबारू की बात सुनकर वह एक्साइटेड हो गई थी। उसके दिमाग ने खुद ही रीजन बना लिया कि शायद लड़के को मनी इसलिए चाहिए क्योंकि कोई उसके करीब बीमार है या कुछ ऐसा। इसलिए क्यूरियोसिटी होने के बावजूद वह जोर से बोलती है कि अब वह कुछ नहीं पूछेगी। दरअसल सुबारू ने जब कहा था कि उसके साथ सिर्फ गुड थिंग्स हुए हैं, वह बात भी उसे काफी स्ट्राइक करती है, जिस पर वो बेड पर पंच मारते हुए कहती है कि उसे भी वह पसंद है और उसके मन में इंप्रेशन बन जाता है कि सुबारू एक वंडरफुल और नोबल पर्सन है। कुछ समय बाद टावर के 7th फ्लोर पर एक कासल के अंदर एक आदमी अपने बॉडी की ट्रेनिंग करता है और साथ ही हॉकाइज की स्ट्रीम देख रहा होता है, जिसमें कहा जा रहा है कि हीरो पास्ट के सुबारू जैसा है। लेकिन उस आदमी को यह पसंद नहीं आता, खासकर क्योंकि कमेंट से उसे स्ट्रीमर कौन है ये भी नहीं पता। तभी एक सबऑर्डिनेट बताता है कि वह एक रुकी है जिसके एवरेज व्यूज 8,000 तक पहुंच चुके हैं, जिस पर ब्लू जोन वाला आदमी याद करता है कि उसने भी पास्ट में ऐसा ही किया था। प्लेयर की बात करते हुए वह समझता है कि सुबारू वही लड़का है जिसने इलेक्ट्रिसिटी मास्टर की है। स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग देखते हुए वह मानता है कि यह इंप्रेसिव है, क्योंकि उसे साको शुहे की बात याद आती है। स्पीयर फेंकते समय आंखें टारगेट से मत हटाओ। अमन बताता है कि उसने ब्लू आइड लांसर से सब कुछ सीखने की कोशिश की थी। आखिर उस गिल्ड में शामिल हर इंसान बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। किसी वजह से लोग भूल गए कि सिर्फ सुबारू ही मॉन्स्टर नहीं था और उनकी डेथ्स सस्पिशियस थी। हुक्वाई आगे कहता है कि उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जिस पर अमान और सबऑर्डिनेट इरिटेट हो जाते हैं और सोचते हैं स्ट्रीमर वायरल होने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर तुरंत टीवी बंद कर देता है और पूछता है उसे यह प्रोग्राम क्यों देखना पड़ा, जिस पर सबऑर्डिनेट कहता है कि गिल्ड लीडर ने रिक्वेस्ट किया था। थंडर ब्लू आइज का सिंबल है और ब्लू आइज ब्लू जोन की मदर गिल्ड है। सबऑर्डिनेट बताता है कि उन्हें हीरो के मनी के लिए क्रेजी होने की इन्फॉर्मेशन मिली है। यह कहकर वह पैलेट से क्लॉथ हटाता है और प्लेयर को 100 गोल्ड बार्स दिखाता है। आमन चौंक जाता है, लेकिन इतना पैसा कॉन्ट्रैक्ट पर खर्च होने से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सुबारू सिर्फ कैश चाहता है। वापस थंडर पाथ चैलेंज में
सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए लोग सब कुछ ठीक करने में लगे हैं। ब्लॉन्ड नाइट्स को लीड करता है, इंजर्ड का ट्रीटमेंट और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कराता है, लेकिन उसका वरीड फेस तब खुश हो जाता है जब बैटल के बाद प्रोटैगनिस्ट वापस आता है। पेलिया कहता है कि जब वह विलेज के सामने बेहोश हुआ था तब वे बहुत वरीड थे। हीरो कहता है कि वह अभी भी थोड़ा अनवेल फील कर रहा है, जिस पर फ्रेंड समझ जाता है। टॉपिक बदलते हुए हीरो बात करना चाहता है, लेकिन ब्लॉन्ड कहता है बाद में बात करेंगे। यह सुनकर सुब्रू को वह बहुत नाइस लगता है और चैट तो दोनों की शादी तक चाहने लगती है। अपने रूम में लौटकर प्रोटैगनिस्ट रिवॉर्ड्स देखने लगता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हार्ट मिलता है जो थंडर रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक अटैक्स की पावर बढ़ाता है, लेकिन चैट समझ नहीं पाती कि वह खुश है या सैड। सुबरू चुप रह जाता है क्योंकि आइटम इलेक्ट्रिसिटी यूजर के लिए परफेक्ट है, सच में अमेजिंग था। तब वह उसे अंदर आने को कहता है। फर्क ये होता है कि वह हाथ में फ्रूट बास्केट लेकर आता है और पूछता है उसने आराम किया या नहीं, जैसे कोई गर्लफ्रेंड पूछता है। दोनों फ्रूट को छूते भी नहीं और बात करने बैठ जाते हैं। सुबरू पूछता है क्या लेजेंड सच थे, जिस पर ब्लॉन्ड कहता है शायद हाँ, और उसे थैंक करता है। इसलिए हीरो बताता है कि उसे जायंट के बॉडी पर हार्ट ऑफ थंडर नाम का आइटम मिला, जिसे सुनकर ब्लॉन्ड बुरी तरह डर जाता है। सुबारू पूछता है क्या फ्रेंड कुछ जानता है, लेकिन वह मना करता है, हालांकि उसका रिएक्शन किसी को भी फूल नहीं करता। पेलस कहता है कि उसका नॉलेज लेजेंड से आता है जो अक्सर झूठ होते हैं, फिर भी उसे दो लेजेंड्स याद हैं। पहला ये कि थंडर का बेरर आएगा और जायंट को हराएगा, जैसे प्रोटैगनिस्ट ने उनके लीडर को हराया। दूसरा बहुत पुराने समय का है जब गॉड्स और जायंट्स थंडर के लिए लड़े थे। ये लेजेंड्स के अंदर की लेजेंड जैसा है और उस वॉर की बात करता है जिसमें जायंट्स हार गए थे। तो शायद ये हार्ट ऑफ थंडर किसी ने बनाया था, क्रिएटर लेजेंड्स में नहीं दिखता, लेकिन उसका कोई पर्पस है। पेलिया कहता है ये ह्यूमंस को लाइटनिंग यूज करने के लिए है ताकि वे गॉड्स और जायंट्स के खिलाफ लड़ सकें। इसलिए ब्लॉन्ड मानता है कि यह आइटम बैलेंस बराबर करने के लिए है। कहानी खत्म होते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि थंडर पाथ खत्म हो गया। हीरो को 17,000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं और थंडर स्किल लेवल 3 हो जाती है। उसका बॉडी शाइन करने लगता है और ब्लॉन्ड घबरा जाता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट डिसअपियर हो जाता है और थर्ड फ्लोर ऑर्डिनरल पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वह वहां एक टेलीपोर्ट बेस पर मटेरियलाइज होता है। प्लेयर्स उसे वहां देखते हैं लेकिन अनॉयड हो जाते हैं क्योंकि उसने नुरुकामी मास्क पहना है। लव और हत्सका हीरो को 1000 क्रेडिट्स भेजकर कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन वह रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उसे एक मेमोरी याद आती है। पास्ट में जब वह पहली बार थर्ड फ्लोर आया था, यहीं उसकी मुलाकात रीना से हुई थी। वह शर्मिंदा थी क्योंकि वह अपने फ्रेंड्स खो चुकी थी, इसलिए उसने पूछा क्या हीरो ने उसके जैसा टॉल या उससे भी बड़े पाम वाला कोई देखा है। तब हीरो ने कहा था उसने देखा है और एक कॉर्नर की तरफ इशारा करके बोला था कि वे शायद उस दिशा में गए हैं। रायना तुरंत भागती है, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही वह फिर से खो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। यह देखकर हीरो उस लड़की को साथ चलकर उन फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए बुलाता है, जिस पर रीना बहुत खुश होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट के पास करने को कुछ और था। फिर दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस पर माहौल थोड़ा नाइस लगता है, लेकिन उसी पल वह सोचता है कि अगर उसने हेल्प नहीं की होती तो शायद वह अभी भी अलाइव होती। चैट उससे पूछता है कि सुबारू क्या फील कर रहा है, जिस पर हीरो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि वह बहुत गिल्टी फील कर रहा है। तो बस ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अगला ब्रॉडकास्ट हॉकाइज के साथ होगा, वह वहीं एंड कर देता है। इसके बाद तीसरी फ्लोर के एक रेस्टोरेंट में कोई प्रोटैगनिस्ट की टेबल पर आता है। थोड़ी देर लेट होने के लिए अपोलोजाइज करने के बाद जॉन आता है क्योंकि हत्सुका की जगह वही आया है और सिस्टम जब किसी को एक फ्लोर ऊपर मूव करता है तो ट्रैवल में टाइम लगता है। वह खुद को एंटरटेनमेंट कंपनी का डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर हीरो कहता है कि उसने मैनेजर से उसके बारे में सुना है। नॉर्मली प्रेसिडेंट ऐसी कॉन्वर्सेशंस हत्सुका पर छोड़ देता है, लेकिन वह हीरो को खुद देखना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह दूसरा इंसान है जिसने उस लड़की को इतना एक्साइटेड किया है। और लॉजिकली जॉन कहता है कि पहला ब्लू आइड सुब्रू था। प्रेसिडेंट कहता है कि उस लड़की की डिमांड्स बहुत हाई हैं किसी में इंटरेस्ट लेने के लिए, और वह एक अलग क्वेश्चन भी पूछता है। वह पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ब्लू आइज नाम के गिल्ड में इंटरेस्टेड है। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है। उसकी रिएक्शन देखकर ब्लॉन्ड समझ जाता है कि लड़का इंटरेस्टेड है। असल में यही एक रीजन है कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहता था, और एक रीजन ये भी है कि 5 डेज में तीसरे फ्लोर के टूर्नामेंट का रिवॉर्ड रिलीज होने वाला है। लेकिन जब प्रोटैगनिस्ट देखता है कि जॉन किस चीज की बात कर रहा है, वह बहुत इरिटेटेड हो जाता है। उधर जब हमारा हीरो लाइव स्ट्रीम फिनिश करता है, रीना कंप्लेन करती है कि यह बहुत जल्दी एंड हो गया। वह क्यूरियस होकर कैबिन के सामने वाले फॉरेस्ट में घूमने निकलती है। कुछ देर बाद जब वह शुगर को पाती है, वह पूछती है कि काम हो गया क्या, जिस पर लड़की यस बोलती है। रीना पूछती है उसकी फ्रेंड क्या कर रही है, फिर वह कहती है कि वह सोच रही है क्योंकि उनके सामने कुछ वॉरियर्स जमे हुए खड़े हैं और उसे अभी भी समझ नहीं आता कि उन्हें किल करना चाहिए या लाइव छोड़ देना चाहिए। रीना कहती है कि उसकी फ्रेंड को उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन दूसरी श्योर नहीं है, खासकर क्योंकि अगर यह काजुकी का काम होता तो वह स्मॉल फिश नहीं भेजता, लेकिन इन असैसिन्स को जिंदा छोड़ना भी प्रॉब्लम बन सकता है। रीना को भी पसंद ऐसा नहीं कि उनकी लोकेशन इन लोगों से एक्सपोज हो जाए, जिस पर वह अपने मैजिक से जमीन से कई ब्लेड्स समन करती है और हाथ के जेस्चर से सबको लाइन में अलाइन करती है। शुगर चिल्लाकर अपनी फ्रेंड को कुछ भी न करने को कहती है, लेकिन रिया सोचती भी नहीं। वह उन ब्लेड्स को फ्रोजन वॉरियर्स पर फेंक देती है
जिससे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आखिर में बस कुछ आइस के पीसेस रह जाते हैं। रिया कहती है कि चाहे यह ब्लॉन्ड का काम हो या नहीं, वे असैसिन्स को वापस नहीं भेज सकते। वह यह भी कहती है कि उसकी फ्रेंड की इंडिसीजन खराब है और उसे ज्यादा रैशनल बनना पड़ेगा। इसके बाद शिगुर के प्लेयर किट पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर रीना पहले शॉक होती है और फिर बहुत फ्यूरियस हो जाती है। दोनों इरिटेटेड होते हैं, लेकिन रीना ज्यादा, क्योंकि वे टोशिया के शूज बेच रहे होते हैं। शिगुरा उसे काम करती है और कहती है कि यह उन्हें पकड़ने का ट्रैप है। कुछ लोगों को पता है कि वे कहीं अलाइव हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ न करने का ऑप्शन नहीं चुन सकते। यह सुनकर रीना उसकी बात समझ जाती है। शिगार कहती है कि वह सीक्रेटली काम करने में अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड है, जिस पर रीना कहती है कि उसकी कॉलीग बहुत बोलती है और उसे पहले से पता है कि क्या करना है। शिगर उसका आर्म पकड़ लेती है और समझाती है कि वह उसे रेकलेस जाने नहीं देना चाहती, कि बेहतर होगा कि विनर डिसाइड होने पर स्टील किया जाए। उधर हीरो के साथ कॉन्वर्सेशन में जॉन वही शूज दिखाता है जिसने मूड हैवी कर दिया था। वह सोचता है सुबारू इंटरेस्टेड होगा और प्रोटैगनिस्ट सच में इंटरेस्टेड होना चाहता है, बल्कि बहुत ज्यादा, लेकिन उस रीजन से नहीं जो प्रेसिडेंट सोच रहा है। जॉन कहता है कि यह सब उसके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। प्रेसिडेंट कहता है कि सिंस हीरो सुबारू का फैन है, वे उस आइटम के पीछे जाकर कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस यही सोच रहा है कि ताशी के आइटम्स को प्राइस बनाना बहुत बोल्ड है। जॉन हीरो के इस एंगर को नहीं समझता और वरीड हो जाता है। फिर सुबारू कहता है कि वह कंटेंट आइडिया फॉलो करेगा, जिससे प्रेसिडेंट थोड़ा खुश हो जाता है। उसी वक्त हीरो खड़ा होता है और कहता है कि वह तैयारी करने जा रहा है। जॉन दूर से चिल्लाकर कहता है कि वह उसे चीयर करेगा, लेकिन सुबारू सुनता भी नहीं, क्योंकि वह बस यही सोच रहा है कि उसे हर कीमत पर वह आइटम लेना है। अपने रूम में प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह टूर्नामेंट कैसा इवेंट होगा। सुबारू सोचता है अगर इंडिविजुअल हुआ तो अच्छा रहेगा, लेकिन वह जानता है कि इतनी डिमांड नहीं कर सकता। अचानक हात्सुका उसके डोर पर नॉक करती है। मैनेजर फाइनली आने पर हीरो खड़ा होता है और मास्क उठाने का सोचता है। फिर दोनों मिलते हैं और हात्सुका हमेशा की तरह वेल ड्रेस्ड और एम्बैरेस्ड लगती है। प्रॉब्लम यह है कि प्रोटैगनिस्ट अब तक मास्क पहने रहता है। सुबारू लड़की को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वह ऑलमोस्ट शर्म से एक्सप्लोड हो जाती है, लेकिन उसके हिसाब से अगर बात करनी है तो बाहर खड़े रहने का सेंस नहीं बनता, जिस पर लड़की रेड फेस के साथ अंदर आने को मान जाती है। अंदर आने के बाद कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होने से पहले हात्सुका ऑब्जर्व करती है कि उसका रूम काफी मिनिमलिस्ट है। वह और शाई फील करती है क्योंकि वह कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन हीरो जो सोच रहा है वह ये है कि उस लड़की का माना बहुत ह्यूज है और वह कोई नॉर्मल मैनेजर नहीं है। हात्सुका पूछती है क्या उसके फेस पर कुछ गलत है, जिस पर हीरो कहता है कुछ नहीं और टूर्नामेंट के बारे में पूछना शुरू करता है। फिर वह कुछ पेपर्स निकालती है और अपोलोजाइज करती है। हात्सुका समझाती है कि टूर्नामेंट बैटल रॉयल फॉर्मेट में होगा, जहां कई प्लेयर्स एक प्राइज के लिए लड़ेंगे, जो हीरो की लक के हिसाब से इंडिविजुअल कंपटीशन जैसा है। वो वार्न करती है कि जिम वर्चुअल एग्जाम एरिया में होगा और पार्टिसिपेंट्स को 3rd लेवल पर होना पड़ेगा, साथ ही 1000 क्रेडिट्स पे करने होंगे। इसके अलावा वह पहले ही मटेरियल्स हीरो को भेज चुकी है, जिस पर वह किट देखता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि उसे क्या चाहिए। सुबारू उसे बहुत थैंक्स बोलता है, लेकिन वह कहती है यह सिर्फ उसका जॉब है। इसके बाद लड़की पूछती है क्या प्रोटैगनिस्ट ने डायरेक्टर का मैसेज सुना, क्योंकि ब्लू जोन से उसे मैसेज भेजा गया था। यह सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को वो डैम क्योजो काजुकी याद आता है और वह गुस्से से कांपने लगता है। लड़की कहती है वे हीरो से मिलना चाहते हैं और उन्होंने कंपनी को ईमेल भेजा है। शायद वे लड़के से मिलकर बेटर पेमेंट ऑफर करके नेगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन हात्सुका यकीन नहीं करती जब सुबारू उसे उन्हें इग्नोर करने को कहता है। हीरो कहता है उसका इस या किसी और गिल्ड में ज्वाइन होने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर लड़की ऐसे सेलिब्रेट करती है जैसे उसने बड़ा प्राइज जीत लिया हो। वह कन्फेस करती है कि उसे डर था कि सुबारू कहीं लीव न कर दे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो हात्सुका हीरो से कहती है कि होकुआई के साथ कोलैबोरेशन एंजॉय करे और खुश होते हुए चली जाती है। आखिर में एक एम्प्लॉई का अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड होना सुबारू उसे अच्छा समझता है, भले लड़की के रीजंस कुछ और हों। इसके बाद एक स्टेज जैसे प्लेस पर प्रेसिडेंट हॉकाइज के साथ वेट कर रहा है। आज का इवेंट ओरिजिनल बनाम अब वाले सुबारू के टैलेंट कंपैरिजन का था। हॉकवे कमेंट करता है कि यह गुड एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन जॉन सोचता है कि अगर हीरो हार गया तो बैड लगेगा। फिर भी स्ट्रीमर को उसकी स्किल्स पर डाउट नहीं है और वह याद करता है कि अब तक वह कोई फाइट नहीं हारा है। आखिर दोनों समझते हैं कि सब प्रोटैगनिस्ट के एफर्ट पर डिपेंड करेगा। तभी मैनेजर आती है, दोनों को ग्रीट करती है और सुबारू उसके पीछे आता है। होकुई भी खुश होता है क्योंकि यह फेमस बनने का चांस है। वह हीरो की तरफ हैंड बढ़ाता है और ध्यान न देने पर खुद इंट्रोड्यूस करता है। फिर प्रोटैगनिस्ट उसे ग्रीट करता है और हॉकाई कहता है वह उसका फैन है, भले वह न्यूबी हो। जॉन कहता है कि यह बात बाद में करें और ब्रॉडकास्ट शुरू करें। फिर हॉकी 1300 लाइव व्यूअर्स के साथ हाई बोलकर शुरू करता है। उसी वक्त व्यूज 1300 से 12,000 पर जंप करते हैं, जो अच्छा है लेकिन थोड़ा कंसर्निंग भी है। वह याद दिलाता है कि आज वही कोलैबोरेशन है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। फिर प्रोटैगनिस्ट स्क्रीन पर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे लोग उसके फेस को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं, जिस पर हॉइस कहता है कि उसने और मैनेजर दोनों ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वह काफी हैंडसम है। लाइव स्ट्रीम का हाइप बढ़ता रहता है, हॉकाइज एक्साइटेड होने लगता है।
वह वाइब कूल बताता है और सुबरू ये भी कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे हात्सुका राहत फील करती है। इसके बाद मेन इवेंट शुरू करने के लिए 20,000 लाइव व्यूअर्स के साथ टेस्ट शुरू होता है। कई लाइट्स ऑन होती हैं और जिम में कई बैटल रोबोट्स दिखते हैं। स्ट्रीमर एक्सप्लेन करता है कि ये टेस्ट हीरो के कंट्रोल को जानने के लिए परफेक्ट है और दूसरा रीजन ये है कि रियल सुबारू का रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है। चैट पूछता है तो हीरो कहता है कि वह रिकॉर्ड बीट कर सकता है। तभी स्टेशनरी वॉर मशीनें अचानक मूव करने लगती हैं और सब प्रोटैगनिस्ट की तरफ जंप करते हैं। हीरो ने अब तक जो भी किया है उसके बावजूद चैट को पूरा भरोसा नहीं कि वह रिकॉर्ड तोड़ेगा। कुछ डाउट में है लेकिन सब बहुत एक्साइटेड हैं। एक व्यूअर 10,000 क्रेडिट्स की मिशन देता है अगर हीरो 43 किल्स करे, लेकिन वह एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हारने पर मास्क हटाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि दूसरे लोग और ज्यादा क्रेडिट्स डाल देते हैं, जिस पर सुबरू आखिर एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि लाइव स्ट्रीम हॉकाइज की है, वह वॉर्न करता है कि चिंता न करें, जो भी जीता जाएगा वह हीरो को मिलेगा। फिर वह प्रोटैगनिस्ट से फोकस करने को कहता है और शो शुरू होता है। अब 3 मिनट की फाइटिंग शुरू होती है और कई किलर मशीनें सबारू पर जंप करती हैं। वह अपनी थंडर पावर एक्टिवेट करता है और एक साथ कई को डिफेट करने लगता है। फिर एक मशीन का हेड पकड़कर जमीन पर क्रश कर देता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि हीरो बिना सोर्ड यूज किए एनिमीज खत्म कर रहा है, लेकिन वह डिमोनिक सोर्ड निकालता है और एक अटैक में आधा दर्जन मशीन्स काट देता है। चैट स्टन्ड रह जाता है, लेकिन मशीन्स लगातार आती रहती हैं। 3 मिनट में से 1 मिनट बाद वह एनिमीज के ऊपर वैसे ही जंप करता है जैसे पहले करता था। फिर एरियल बैटल में वह डिमोनिक सोर्ड में लाइटनिंग पावर चैनल करता है और जमीन पर मारता है, जिससे आसपास की सारी मशीन्स उड़ जाती हैं। आधे टाइम में हीरो 26 किल्स कर चुका होता है, जो सेकंड प्लेस के बहुत करीब है। फिर चैट क्रेडिट्स हारने पर रोने लगता है। स्कोरबोर्ड पर 13 सेकंड बचे होते हैं। सुबारू के 41 किल्स हो चुके हैं और वह मशीन्स को हराता रहता है। एक और सोर्ड अटैक से 42 किल्स हो जाते हैं, लेकिन वह टायर्ड हो जाता है और सिर्फ 3 सेकंड्स बचे होते हैं, जिस पर वह समझता है कि उसे कंटिन्यू रखना है। तो लड़का अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और एक और एनिमी को डिफीट कर देता है, जिस पर टाइम खत्म हो जाता है और जिम का स्कोर बोर्ड 43 किल्स दिखाता है। चैलेंज एंड हो जाता है और हीरो अब और किसी को नहीं मारता क्योंकि उसने रिकॉर्ड टाई किया है, लेकिन अब वह टॉप पर आ जाता है। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट बन जाता है, इसलिए स्ट्रीम पर 40,000 व्यूअर्स हो जाते हैं। हॉकवे हैरान रह जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने टाई कर लिया और एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट बेहोश सा हो जाता है। चैट भी हीरो को ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है और साथ ही हवाई को भी रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि लोग देखते हैं कि वह कोई सिक ऑफेंडेंट नहीं है। फिर स्ट्रीमर अनाउंस करता है कि वह अपने प्रोफाइल पर स्ट्रीम कर रहा है। तभी अचानक रेनहार्ट 10,000 क्रेडिट्स का गिफ्ट भेजता है, जिस पर हॉकाइज के अलावा बाकी सारे व्यूअर्स पूरी तरह क्रेजी हो जाते हैं। हॉकवे सही से थैंक्स भी नहीं बोल पाता क्योंकि एक रैंकर उसकी लाइव देख रहा है और सुबरू को याद आ जाता है कि वह कौन है। एक और गिफ्ट में रैंकर मैसेज भेजता है कि वह हमेशा हीरो की स्ट्रीम्स देखता है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उसके फादर को पता चल गया होगा उसने क्या किया। इसके बाद राइनहार्ट पूछता है क्या लड़का कोलैब करने में इंटरेस्टेड है, जिस पर पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। जॉन और हात्सुका इशारा करते हैं कि एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसे अभी अपने गोल्स पर फोकस करना है। यह सुनकर सबको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक सा लग जाता है। ये कहकर सुबारू टॉपिक चेंज कर देता है, अपने फ्रेंड से मेस क्लीन करने को कहता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। जॉन और हात्सुका पूछते हैं उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जॉन बताता है कि इस लेवल के रैंकर के साथ कोलैबोरेशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो वह खुद एक बन जाएगा, जिस पर फिर ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। हॉकवे जल्दी से कहता है कि सब बहुत अच्छा था और वह लड़कों को मनी भेजेगा, लेकिन वह एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता है। वह कहता है सुबारू पहले जैसा नहीं लग रहा था, जिस पर सुबारू चौंक जाता है कि उसने नोटिस कर लिया। अब बचने का कोई तरीका नहीं, तो वह एक्सप्लेन करता है कि चाहे वह जीतता या हारता वह फंस जाता। असल में लाइव का फोकस ग्रोथ था, लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ना अच्छा नहीं होता। अगर वह जीत जाता तो क्विक फेम मिलती, लेकिन राइवलरी खत्म हो जाती, और अगर हार जाता तो लोग उसे ब्रैगार्ड कहते। इसलिए उसने ऐसा रिजल्ट चाहा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और बीच में रहना ही बेस्ट लगा। होकोए पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन सुबारू उसे क्यूरियस छोड़ देता है। अब रिजल्ट बदल नहीं सकता, सब इस पर डिपेंड है लोग इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उधर रैंकर के हाउस में वह गुस्से से अपनी टेबल पर पंच मार देता है। यह रैंकिंग में नंबर 121 राइनहार्ट है, गोल्डन लायन गिल्ड का लीडर। हॉकाइज की लाइव खत्म होते ही एक सबऑर्डिनेट डरते हुए अंदर आता है और पूछता है सब ठीक है क्या। ब्लॉन्ड कहता है वह इस रुकी सुबारू से फ्यूरियस है। राइनहार्ट बताता है लड़के ने उसकी ऑफर सीधा रिफ्यूज कर दी। वह सबके सामने उसे डिफीट करके रूमर्स खत्म करना चाहता था। उसे क्रेडिट्स खोने की परवाह नहीं, ये उसके प्राइड की बात थी। सबऑर्डिनेट मास्टर का प्लेयर किट उठाकर उसे वापस देता है। फिर ब्लॉन्ड पूछता है दूसरी रिक्वेस्ट का क्या हुआ। वह इस साच के बारे में था और वे अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कुछ डेज पहले ही गायब हो गया। यह सुनकर रैंकर सबऑर्डिनेट का गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। वह पूछता है क्या वह भी उससे मजाक कर रहा है। सबऑर्डिनेट ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है और आखिरी पल में रैंकर उसे दीवार पर फेंक देता है। लड़का बुरी तरह गिरता है और बहुत हर्ट हो जाता है, लेकिन राइनहार्ट फिर भी पूछता है क्या वह कंप्लेन करेगा, जिस पर वह घुटनों पर गिरकर एक और चांस मांगता है।
अगले दिन हत्सुका बॉस को कॉल करती है और काफी टायर्ड लगती है। जॉन फोन उठाता है, वह गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन जॉन तुरंत उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी आवाज में एंथुजियाज्म नहीं है और उसे अभी इंपॉर्टेंट बात करनी है। जॉन लगातार बोलता रहता है, लेकिन लड़की जल्दी से राइनहार्ट वाले कोलैबोरेशन पर आ जाती है। वह पूछती है क्या सच में यह जरूरी है, लेकिन बॉस की ओपिनियन क्लियर है, उसे ट्राई करके कन्विंस करना होगा। जॉन कहता है प्रोटैगनिस्ट की माइंडसेट एक प्लेयर के लिए अच्छी है, लेकिन लड़की कॉल कट कर देती है क्योंकि वह डिसीजन ले चुकी है। वह सोचती रहती है कि यह हीरो के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वह उसे मनाने की कोशिश करेगी। डोरबेल बजती है, प्रोटैगनिस्ट डोर खोलता है और फेस क्लीन दिखता है, लेकिन वह अब भी मास्क पहने है। सुबारू पूछता है क्या वह उसका फेस देखना चाहती है। वह नो कहती है, लेकिन इतना बोलती है कि लगता है देखना चाहती है। हीरो पूछता है सब सुबारू के पीछे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। हत्सुका कहती है शायद उसका स्टेटस खराब था या वह नाइस था, लेकिन वह उनकी होप भी था। वह एक्सप्लेन करती है कि शायद प्रोटैगनिस्ट नहीं जानता, लेकिन जब पहली बार टावर क्लाइम हुआ तब कुछ नहीं था। हर जगह मॉन्स्टर्स थे, ना मनी था ना फूड, और सरवाइव करना मिरेकल था। लेकिन जब कोई ऊपर चढ़ता तो क्रेडिट्स मिलते और धीरे धीरे ह्यूमैनिटी उस जगह को बदल देती है। पहले ग्रेट प्लेयर्स ने होप क्रिएट की कि टावर कॉन्कर हो सकता है और वह एक ऐसा वर्ल्ड है जहां लोग एंटर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल नारोकामी सुबारू का था, क्योंकि उसकी अचीवमेंट सिर्फ फ्लोर्स चढ़ने की नहीं थी, बल्कि वह पहला इंसान था जिसने प्रूव किया कि यह पॉसिबल है। हीरो पूछता है क्या लड़की भी ऐसा ही सोचती है, लेकिन वह कहती है यह वह सीक्रेट रखेगी, ठीक वैसे ही जैसे लड़का अपने मास्क का रखता है। फिर सुबारू अपोलोजाइज करता है कि वे वहीं बात कर रहे हैं और लड़की को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वह बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है। कहती है वह जा रही है और इस बार सच में चली जाती है। आखिर में वह सुबारू से कोलैब की बात नहीं कर पाती, लेकिन असल में वह ज्यादा शाय इसलिए थी क्योंकि लड़का हर बार उसे अंदर बुला देता है। कुछ समय बाद हीरो लाइव जाता है और तुरंत बहुत लोग पेड मैसेजेस भेजने लगते हैं कोलैबोरेशंस के बारे में। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वह थर्ड फ्लोर पर कौन सा फैक्शन चुनेगा। बेसिकली इन्फो पाने के लिए पैसे दे रहे होते हैं। थर्ड फ्लोर टेस्ट की शुरुआत में सिस्टम आपको ऑटोमन किंगडम और कॉनराड में से चूज करने देता है। फैक्शन उस फ्लोर पर सब बदल देता है क्योंकि दोनों किंगडम्स एक दूसरे से हेट करते हैं, जिस पर हीरो कॉनराड किंगडम चूज करता है, जिसे सिर्फ 3% प्लेयर्स चुनते हैं। तीसरे फ्लोर पर कॉनराड मर्सनरीज के रेस्टिंग एरिया में प्रोटैगनिस्ट एंटर करता है और सब तुरंत उसी पर फोकस करने लगते हैं। एक बुली किसी न्यूबी को परेशान करने के इंतजार में था। वह हीरो के पास आता है और उसके शोल्डर से टकराता है, लेकिन पीछे जाने वाला वही गाय होता है और वह लगभग गिर जाता है जैसे दीवार से टकरा गया हो। बुली चिल्लाता है हीरो कहाँ जा रहा है और उसका प्रॉब्लम पूछता है, जिस पर हीरो कहता है प्रॉब्लम उसी का है क्योंकि वह उससे टकराया। तब लड़का सुबारू की शर्ट पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। यह वल्चर है जो ई रैंक मर्सनेयर्स को इंटिमिडेट करने के लिए जाना जाता है। वह कहता है वह बी रैंक मर्सनरी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस अपने पैरों में लाइटनिंग एक्टिवेट करता है और उसके चिन पर किलर किक मारता है। वह उड़कर दूर गिरता है और जमीन पर लगते ही बार में सब हंसना बंद कर देते हैं। कुछ डर जाते हैं और कुछ इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन वल्चर के फ्रेंड्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे कावर्डली मिलकर हीरो पर अटैक करने आते हैं। लेकिन कुछ और वीक लोग कोई फर्क नहीं डालते। सुबारू सबकी पिटाई कर देता है। आखिर में एक इंटरेस्टेड आदमी आता है और सुबारू की प्रेज करता है और खुद को रेमंड इंट्रोड्यूस करता है, जो ए रैंक एग्जामिनर है। वह पूछता है हीरो ने क्या किया, लेकिन वह कहता है कुछ खास नहीं, क्योंकि वह ई रैंक मर्सनरी है। थर्ड फ्लोर टेस्ट में मर्सनरी की तरह अलग अलग जॉब्स करके 10,000 AP कमाने होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक ई रैंक मिशन मुश्किल से 50 पॉइंट्स देता है, इसलिए प्लेयर्स वहां 1 साल बिताते हैं। रेमंड समझ जाता है कि प्रोटैगनिस्ट दूसरी दुनिया से है और कहता है ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते। फिर भी वह कहता है वह स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, खासकर क्योंकि वह जा रहा है। लेकिन सुबारू एक तरीका जानता है जिससे वह जल्दी पास कर सकता है और वह अभी टेस्ट करना चाहता है। वह कहता है वह आदमी का सपना पूरा कर सकता है और बताता है कि वह थंडर केव को कॉनराड्स का बनाना चाहता है। रेमंड तुरंत चिल्लाता है क्योंकि वहां सिर्फ ए रैंक मर्सनरीज जाते हैं, लेकिन हीरो जानता है यह दोनों किंगडम्स के प्राइड की लड़ाई भी है। थंडर केव तीसरे लेवल का स्पेशल फ्लोर है जिसे कोई मर्सनरी या नाइट क्लियर नहीं कर पाया। दोनों किंगडम्स के बीच एक जायंट माउंटेन है जिसे वे डेकेड से कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां केव क्लियर करने का मतलब माउंटेन के पार पैसेज और मिलिट्री एडवांटेज मिलना है, इसलिए हीरो कहता है वह जगह क्लियर करेगा अगर उसे रैंक एक टाइटल मिले। रेमंड बहुत सोचता है क्योंकि लड़का फायदा उठा सकता है और हीरो सोचता है अगर वह प्रॉब्लम करेगा तो उसे हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रेमंड रिकमेंडेशन लेटर लिखने को तैयार हो जाता है। आखिर रेड्स में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत होती है। फिर रेमंड वॉर्न करता है प्रोटैगनिस्ट को ग्रुप के लिए 5 डेज वेट करना होगा। तभी अचानक हीरो के 3 सब्सक्राइबर्स कुल 35,000 क्रेडिट्स भेजते हैं कि वह डंजन अकेले क्लियर करे। दुर्भाग्य से 5 डेज बाद ही टूर्नामेंट खत्म होगा। रेमंड अब भी बिलीव नहीं करता। वह कन्फेस करता है कि उसने यंग होने पर केव चैलेंज की थी,
लेकिन अपने ग्रुप का आधा खो दिया था। वह लेटर देता है, लेकिन हीरो कहता है ऐसा फिर नहीं होगा क्योंकि वह अकेले जाने वाला है। रेमंड चिल्लाता है कि लड़का क्रेजी है क्योंकि मिनिमम 20 लोग चाहिए, लेकिन सुबरू उसे काम करता है, कहता है वह उनकी फोर्सेस यूज नहीं करना चाहता और वार्निंग देता है कि उसके कॉमरेड्स नहीं हैं, पर थोड़े समय के लिए। एक माउंटेन के टॉप पर रीना कमेंट करती है कि हीरो सुबरू जैसा ज्यादा लगता जा रहा है। वह लाइव स्ट्रीम देख रही है और प्रोटैगनिस्ट कहता है वह कोई और मिशंस नहीं लेगा। असल में वह कहता है वह कुछ समय स्ट्रीमिंग रोक देगा और अचानक स्ट्रीम बंद कर देता है जब रीना तीसरे फ्लोर जाते हुए एंजॉय कर रही होती है। लेकिन उसे फनी भी लगता है क्योंकि रियल सुबारू भी ऐसा ही करता, वह वही करता है जो चाहता है, जैसे उसका फॉर्मर लीडर स्ट्रीमर होता। और उसे पता चलता है कि हीरो टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो वह सोचती है उससे बात करना अच्छा रहेगा और ऑब्वियसली उम्मीद करती है कि वह आइटम हासिल न कर पाए। बाद में तीसरे फ्लोर पर हात्सुका हीरो की प्रेज करती है और खुश होकर कहती है प्रोटैगनिस्ट ने सुबारू की इमिटेशन अच्छे से सीख ली है, अगर वह सिर्फ नॉर्मल जॉब्स करता तो देखना इंटरेस्टिंग नहीं होता। हात्सुका पूछती है लड़का अब क्या करेगा, जिस पर वह कहता है टूर्नामेंट शुरू होने तक वह हंट करेगा। आखिर वह यह भी देखना चाहता है कि अपने करंट लेवल पर वह कितनी थंडर यूज कर सकता है और फिर लड़कर किसी और को अपने कंपेनियन का आइटम लेने से रोकेगा। दोपहर में ब्लू जोन का जिनसाकी नाओतो सुबारू को ढूंढता है, उससे बात करनी पड़े यह सोचकर बहुत इरिटेटेड है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लड़के ने थंडर कॉन्कर किया या नहीं, क्योंकि वह खुद इस फ्लोर पर रहना भी नहीं चाहता था। खैर, जब वह एक बार में एंटर करता है, वहां जॉन बैठा गुड बियर के साथ उसका वेट कर रहा होता है। दोनों बैठकर बात करते हैं और प्रेसिडेंट कहता है उसे पता है जिनाकी उसके एक स्ट्रीमर से कांटेक्ट चाहता है। गाकी गुस्सा हो जाता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट वहां नहीं है। जॉन कहता है वह अपने काम में बिजी है, लेकिन ब्लू जोन वाला मानता है उसकी गिल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। फिर प्रेसिडेंट उसे हीरो की डिक्लेरेशन याद दिलाता है। असल में जिनजाकी खुद उससे नेगोशिएट करना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है जॉन ही दोनों को मिलने से रोक रहा है। गिन्सी टेबल पर हाथ मारता है, कहता है वह समझता है कोई गोल्डन गूस को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन वह बोलता है हीरो बड़ी गिल्ड में स्ट्रीमिंग से बेहतर रहेगा। लेकिन जॉन इससे एग्री नहीं करता, खासकर क्योंकि वह जिनाकी को जानता है कि वह स्ट्रीमर्स को टारगेट करता है। जिनाकी कहता है वह ब्लू जोन को सिन का एनिमी नहीं बनाना चाहता, जिस पर जॉन कहता है वे अपने एम्प्लॉइज और उनके डिसीजंस को सबसे ऊपर रखते हैं। जिनजाकी कहता है प्रेसिडेंट बहुत नाइव है, लेकिन जॉन जवाब देता है इस दुनिया में कुछ लोग डरते नहीं हैं और अपनी ऑरा दिखाकर उसे जाने को कह देता है। गिन्सी तुरंत उस पावर का प्रेशर फील करता है, थोड़ा कांपते हुए खड़ा हो जाता है। वह चिल्लाता है जॉन ऐसे जाने को नहीं कह सकता, लेकिन प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ता, जिस पर गिन्सी धमकी देता है कि वह उसे रिग्रेट करवाएगा, लेकिन जॉन उसे मॉक करता है और कहता है वह डर रहा है। 3 दिन बाद थर्ड फ्लोर पर स्काई सर्पेंट्स के नेस्ट में हीरो की वजह से बड़ा मेस हो जाता है। बिना मास्क पहने वह सबसे बड़े स्नेक्स में से एक को हंट करता है। एक अटैक में मॉन्स्टर के माउथ में होल कर देता है, जिससे वह दर्द में चिल्लाता है। फिर हीरो अपनी सोर्ड पकड़ता है और कहता है काफी टेस्ट हो गया, अब जल्दी खत्म करेगा। वह मॉन्स्टर के खुले माउथ पर जंप करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग थंडर इन्वोक करता है, जिससे स्काई सर्पेंट्स का बॉस डिफीट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट लेवल अप करता है और उसके स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। साथ ही उसे सर्पेंट फैंग मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 क्रेडिट्स है। सुबारू अब लेवल 35 पर पहुंच जाता है। 3 डेज में 9 बार लेवल अप होना बहुत अच्छा है, इसलिए उसे याद आता है कि एक काम बाकी है। अगले दिन हत्सुका खुशी से ग्रीट करती है। वह बैठकर पूछता है कुछ अच्छा हुआ क्या। लड़की खुशी से चमकते हुए यस कहती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता। आखिर उसे कोलैबोरेशन वाली बात याद आती है और वह अपोलोजाइज करता है। हत्सुका कहती है वह उसे ब्लेम नहीं करती क्योंकि सुबारू भी यही करता, लेकिन अगर इक्वल बनना है तो वह एक डॉक्यूमेंट देती है जो दोनों का डिफरेंस दिखाता है। असल में वह लाइव विद होकाई की अर्निंग का डॉक्यूमेंट होता है, 49,000 क्रेडिट्स। हत्सुका कहती है वह कभी भी दे सकती थी, लेकिन वह लड़के से बात करना चाहती थी। वह बताती है उसका एक फ्रेंड जॉन है जो गैम्बलिंग एडिक्ट है और उसने उसे कुछ बातें सिखाई। बेसिकली वह बेट्स पर काम करता है कि कौन जीतेगा या हारेगा। ज्यादा चांस पर पे आउट कम होता है, लेकिन रिटर्न गारंटीड रहता है। इस पर हात्सुका कहती है हीरो का पे आउट रेट 6.1 है, जबकि एक प्लेयर का 1.2 है, यानी वही फेवरेट है। हीरो पूछता है कौन, जिस पर वह बताती है उसका नाम ओमर श्नाइडर है, ब्लू जोन का प्लेयर जो 10 साल से थर्ड फ्लोर पर सिर्फ थंडर केव क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। हत्सुका कहती है ओमर शायद हीरो को ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उसका अकेले केव क्लियर करने वाला स्टेटमेंट उसके 10 साल के एफर्ट पर हंसने जैसा था। हीरो लड़की को कहता है वह थोड़ा ज्यादा क्लोज खड़ी है, जिस पर इस बार हत्सुका पहले से ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। वह अपनी चेयर पर वापस बैठती है और सुबारू से प्रिपरेशन करने को कहती है। थर्ड फ्लोर पर ऑर्टिनरल नाम की जगह पर 2 हॉर्सेज एक कार्ट को तेजी से खींचते हैं। वे आखिर वहां पहुंचते हैं जहां उस एरोगेंट इंसान से मिलना है जिसने डंजन अकेले क्लियर करने की बात कही। अंदर कुछ साथी कहते हैं लड़का अंदर का हाल नहीं जानता, इसलिए ऐसा बोल रहा है, और कैप्टन श्नाइडर से गुस्सा न होने को कहते हैं। लेकिन कैप्टन कहता है वह गुस्सा नहीं है, क्योंकि हीरो की रेपुटेशन है और भले उसका करियर छोटा है, वह नया थंडर यूजर है। फिर भी वॉरियर्स कहते हैं सुबारू ओरिजिनल जैसा नहीं है और वह सक्सीड नहीं करेगा। लेकिन कैप्टन कहता है ये जेलस होने का टाइम नहीं। एक साथी पूछता है क्या उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए,
जिस पर श्नाइडर कहता है शायद जरूरी हो, लेकिन शांत दिखने के बावजूद वह नर्वस है। बॉल्ड आदमी सबसे ज्यादा वरीड है क्योंकि वह जानता है कैप्टन गुस्से में कैसा मॉन्स्टर बनता है। हीरो जब श्नाइडर की इन्फो पढ़ता है तो सोचता है वह क्रेजी है क्योंकि वह सिर्फ 5 ईयर्स पहले ही वहां से निकला था। एक न्यूज आर्टिकल कह रहा था कि वे क्लियर करने के करीब थे, और अब जब उसे उस बॉय के बारे में और ज्यादा पता चल जाता है, सुबारू समझता है कि वह फेवरेट क्यों है, जिस पर भी वह कजूकी से माफी मांगता है क्योंकि अब जब वह वापस आ गया है वह किसी भी चीज को बीच में आने नहीं देगा। अगले दिन सिटी के शॉपिंग सेंटर में एक सेलर कहता है कि वह इतना खराब मटेरियल नहीं खरीद पाएगा, जिस पर वह हंटर को भी बता देता है जिसे वह साथ लाया था कि वह सिर्फ 1500 क्रेडिट्स ही देगा। इसके बाद वह लगभग बेचने का इरादा छोड़ देता है, लेकिन आखिर में वह कस्टमर को ट्रिक कर देता है क्योंकि प्रोडक्ट की रियल वैल्यू सिर्फ वही जानता था। फिर थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आता है जो थोड़ा स्मार्ट लगता है, जिस पर जैसे ही सुबारू सर्पेंट फैंग को टेबल पर रखता है, सेलर शॉक में लगभग उछल पड़ता है। क्वालिटी को लेकर कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सेलर मौका छोड़ने वाला नहीं होता है। उसी समय मर्चेंट मटेरियल को रैंक बी बताता है और कहता है कि स्क्रैच ना होता तो यह रैंक एस होता। इसके साथ वह यह भी कहता है कि प्रोटैगनिस्ट गलत टाइम पर आया है क्योंकि उसके पास पहले से ऐसे बहुत आइटम्स भरे पड़े हैं। फिर भी वह हिम्मत करके 8000 ऑफर करता है, जैसे बहुत बड़ा अमाउंट हो। असल में सुबारू को यह अमाउंट फेयर भी लगने लगता है क्योंकि उसे पहले की याद वैल्यू यही फील होती है। तभी वहां श्नाइडर आ जाता है जो कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 15,000 है, और सेलर का ब्लफ भी तोड़ देता है कि उसके पास कई पीसेस पड़े हैं, जिस पर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कैप्टन और प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसके बाद एक काफी अजीब से रेस्तरां में दोनों लड़के बैठते हैं और सीधा पॉइंट पर आने का फैसला करते हैं क्योंकि वे बॉयफ्रेंड नहीं है कि आराम से बैठकर टाइम पास करें। फिर भी हीरो को यकीन नहीं होता कि श्नाइडर यहाँ लंच करने आता है। आखिरकार कैप्टन थंडर डंजन की बात शुरू करता है, जिस पर सुबारू दोबारा कहता है कि वह उस जगह को अकेले क्लियर करेगा। यह सुनकर श्नाइडर इरिटेट हो जाता है और कहता है कि बहुत लोग तीसरे फ्लोर तक नाक ऊंची करके पहुंचते हैं, जिस पर सुबारू पूछता है कि क्या कैप्टन उसके बारे में भी ऐसा सोचता है, और हालांकि वह हाँ कहता है, फिर भी वह हीरो के टैलेंट को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वह अभी भी नहीं मानता कि हीरो को ओरिजिनल सुबारू से कंपेयर किया जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि वह किसी वियर्ड आदमी से बात करेगा, लेकिन उसे दिखता है कि सामने वाला काफी सीरियस है। बिना समय गनवाए कैप्टन बताता है कि उसके पास एक प्रपोजल है और दांत पीसते हुए कहता है कि वह अपनी बात वापस ले। श्नाइडर आखिर बोल पड़ता है कि उसे लड़के की बातें बहुत एरोगेंट लगी और वह उसे मौका देगा कि वह लाइव जाकर माफी मांगे, लेकिन हीरो कहता है कि उसे यह प्रपोजल खास अच्छा नहीं लगता। फिर कैप्टन असर्ट करता है कि वह टूर्नामेंट में लड़के को हराकर उसकी जगह समझा देगा, जिस पर सुबारू मान जाता है, लेकिन अगर वह जीत गया तो वह कैप्टन से डंजन के बारे में सब कुछ लिखकर रिपोर्ट देने को कहता है। हालांकि यह बहुत काम है, श्नाइडर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह सोचता है कि वह जीतेगा या कम से कम प्रोटैगनिस्ट से नहीं हारेगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है और हीरो सोचता है कि श्नाइडर ने वहां 10 साल बेकार नहीं बिताए होंगे। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट कंपनी में सिन शॉन चौंक कर उछल पड़ता है जब वह देखता है कि लाइव में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। वह टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्ट शुरू होते देख रहा होता है और उसे जेलसी फील होती है क्योंकि वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वह तीसरा फ्लोर पहले ही पार कर चुका है। हालांकि हीरो उनका एलाय है, शॉन सोचता है कि कैप्टन पर बेट करना बेहतर रहेगा। फिर एक प्रोफेशनल गैम्बलर होने के नाते वह यह भी मानता है कि उसे भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए बल्कि अपने बिलीव पर बेट करना चाहिए। प्रॉब्लम यह होती है कि गलती करने के डर से वह कांपने लगता है और जब वह अपना बेट बदलने ही वाला होता है, वह गलती से एक कॉल रिसीव कर लेता है और फोन फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलती से सुबारू पर बेट कर दिया। जन चिल्लाता है कि हत्सुका उस पर स्पाई कर रही है, लेकिन लड़की सिर्फ पूछती है कि वह कर क्या रहा है। शॉन कोशिश करता है कि बैटिंग की बात साफ ना हो, लेकिन लड़की यह जानना चाहती है कि क्या चल रहा है क्योंकि वह सोचती है कि उन्हें सब कुछ सुबारू पर लगा देना चाहिए। लड़का कहता है कि वे इतने नाव नहीं हो सकते क्योंकि बेट से पहले एनालाइज करना जरूरी है। शॉन चिल्लाता है कि श्नाइडर हत्सुका के क्रश से कहीं ज्यादा रैशनल ऑप्शन है। हत्सुका पीछे नहीं हटती और अगले महीने की सैलरी तक की बेट लगा देती है कि कौन सही होगा, लेकिन बात करते करते एक हुड पहना हुआ इंसान वहां से गुजरता है जिसे देखकर उसका ध्यान हट जाता है, जिस पर वह बिना कुछ और बोले कॉल काट देती है और सिन कंफ्यूज रह जाता है क्योंकि लड़की आमतौर पर बेट प्रपोज करने वालों में से नहीं है। सिटी सेंटर में चलते हुए कैप्टन का एक सबऑर्डिनेट पूछता है कि हीरो कैसा था, जिस पर श्नाइडर मानता है कि वह कोई एमेचर नहीं था। गंजा आदमी श्नाइडर के हारने को लेकर चिंता करता है, लेकिन यह सुनकर कैप्टन उसे मारने का मन करता है क्योंकि अभी वह तभी श्योर होगा जब वे टूर्नामेंट में आमने सामने आएंगे और श्नाइडर खुद भी हारने का स्लाइटेस्ट चांस नहीं मानता है। उसी समय एक बिल्डिंग की छत से एक हुड पहना हुआ पर्सन यह सब देख रहा होता है। वह पहले से कंपटीशन के फेवरेट को देखना चाहती थी। यह साफ तौर पर रीना होती है और वह लड़के की सिस्टर की थोड़ी तारीफ भी करती है। आखिरकार टूर्नामेंट के दिन
ज्यादातर लोग ऑटोनारो सिटी के कॉलिसियम की तरफ जाते हैं। हमारा हीरो पहले से कॉलिसियम के अंदर होता है और एंट्रेंस डोर के बहुत पास खड़ा रहता है। फिर वह आखिर अंदर अपना फेस दिखाता है और देखता है कि बहुत बड़ी ऑडियंस देख रही है। लगता है लोगों को पता नहीं था कि लड़का पार्टिसिपेट कर रहा है। वे उसे सेकंड प्लेस के लिए वोट करना चाहते थे, लेकिन अचानक फर्स्ट प्लेस भी आ जाता है। अपनी स्पीयर पीठ पर लिए कैप्टन तैयार होता है और सब लोग चीयर करने लगते हैं, जिससे साफ होता है कि वे उसके बड़े फैंस हैं। सैकड़ों लोगों में से कोई भी हीरो का नाम नहीं चिल्लाता, सिर्फ श्नाइडर का नाम गूंजता है। और उसी वक्त फायरवर्क्स छोड़े जाते हैं, जिस पर एक वुमन शांति से सामने आती है। ये ब्लू जोन गिल्ड की मिजुहा होती है, जो कंपटीशन की प्रेजेंटर बनने वाली है। वह समझाती है कि टूर्नामेंट को क्वालिफायर और मेन इवेंट्स में डिवाइड किया जाएगा, जहां आखिरी में प्राइज दिया जाएगा। लड़की कहती है कि ये शूज खुद हर्मीस ने बनाए थे और ये गिल्ड के प्राइड का सिंबल है। साथ ही हिबिकी तोशिया का एक लेजेंडरी रेलिक भी है। फिर वह मैजिक यूज करके उसे इन्वोक करती है ताकि सबको दिखा सके, जिस पर हीरो मन ही मन तोशिया से थोड़ा वेट करने को कहता है, क्योंकि वह कसम खाता है कि वह उन शूज को वापस लेगा। ऑडियंस में कम से कम हत्सुका वहां सपोर्ट कर रही होती है, उम्मीद करती है कि वह लाइव आए। लेकिन अजीब बात यह है कि पहले वाला हुड पहना हुआ पर्सन उसके पास खड़ा होता है और हत्सुका कसम खाती है कि वही है जिसे उसने पहले देखा था। जैसे ही लड़की ने कहा था, प्रोटोगोनिस्ट टूर्नामेंट के अंदर लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। 10 सेकंड से भी कम समय में 3000 लोग एंटर हो जाते हैं और वह अचानक गायब होने के लिए माफी मांगता है। साथ ही कहता है कि वह चैट ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा है। फिर हत्सुका 30,000 क्रेडिट्स का मिशन भेजती है अगर हीरो जीतता है, जिस पर वह उसे थैंक्स कहता है, भले ज्यादा सपोर्ट ना मिला हो। मिजुहा चिल्लाती है कि अब शुरू होता है और ज्यादा फायरवर्क्स दिखाती है, जिससे टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। अचानक वह अपने हाथ में ग्रीन मैजिक जमा करती है और ऊपर एक जायंट बॉल बना देती है। फिर लड़की उसे एक्सप्लोड कर देती है, जिससे उस मैजिक की बारिश होने लगती है। ये ग्रीन एनर्जी पूरे अरीना को घेर लेती है और ऑडियंस लड़की की पावर देखकर प्राउड फील करती है। असल में लड़की अपने हाथ की वेव से दिन को रात में बदल देती है। अब इसी अंधेरे में एलिमिनेशन शुरू होते हैं। सिस्टम वार्निंग देता है कि अगर तुम मरते हो तो बाहर हो जाओगे और राउंड तब खत्म होगा जब 1000 सर्वाइवर्स बचेंगे। साथ ही ये भी कहता है कि हर कोई एनिमी है और गेम 10,000 पार्टिसिपेंट से शुरू हुआ है। जाहिर है कोई भी प्रिलिमिनरीज में हीरो को टारगेट नहीं बनाना चाहता, लेकिन जैसे ही वह एनर्जी बचाने का सोचता है, कई लोग उसे ऑरा फार्म करने के लिए पैसे भेज देते हैं। इसी बीच अचानक एक पर्सन हीरो के पीछे से गुजरता है और वह भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है फाइट की तो बुरी तरह फंस जाएगा। लेकिन हीरो जो देखता है वह एक चलता फिरता पैसों का ढेर भागता हुआ होता है। अचानक 1500 लोग एलिमिनेट हो चुके होते हैं और सीन कैप्टन के पर्सपेक्टिव पर चला जाता है। उसे छोटे मोटे लोगों से फर्क नहीं पड़ता और एलिमिनेशन में वह हीरो के पीछे जाना चाहता है। तभी अचानक एक एरो लगभग उसे लग जाता है। कोई छिपा हुआ लड़का था जिसने किस्मत आजमाई और बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन वह अकेला नहीं था, क्योंकि वह पागल नहीं था। उसके साथ मर्सनरीज का ग्रुप था। एक गंजा आदमी कहता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन लीडर कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि कई लोग एक के खिलाफ हैं, जिस पर श्नाइडर कहता है कि प्लान बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत पर्सन चुन लिया। दूसरा बॉल्ड आदमी सबसे पहले आगे आता है, लेकिन बोलते ही उसका सिर गायब हो जाता है और वह लाइफलेस जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब पागल जैसे हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि कैप्टन ने स्पीयर से कब वार किया। अब श्नाइडर जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वह ऐसे टफ लोगों को पहले देख चुका है और अब वह दिखाना चाहता है कि उससे उलझने का क्या होता है। एक अटैक में वह दूसरे मर्सनरी को उड़ा देता है। फिर वह चेतावनी देता है कि टावर में ट्रिक्स काम नहीं करते और लोगों की रक्षा सिर्फ उनकी खुद की स्ट्रेंथ करती है, जिससे एनमिस डर जाते हैं। व्यूअर्स को ब्रॉडकास्ट में कैप्टन की इमेज दिखती है। वह एक ही मूवमेंट में कई मर्सनरीज को काट देता है। कुछ लोग अपने साथियों से कहते हैं, भागो मत, ये सिर्फ एग्जाम है, लेकिन कोई नहीं सुनता। स्टैंड्स में रीना समझ जाती है कि कैप्टन अलग लेवल पर है और टावर चढ़ने पर बड़ा रैंकर बन सकता है, लेकिन वह इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसके पास बैठी हत्सुका लगातार शोर कर रही है और प्रोटैगनिस्ट को चीयर कर रही है। जब रीना क्यूरियस होकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह सुबरू का लाइव स्ट्रीम है और वह लड़की से बात शुरू कर देती है। क्योंकि वह हीरो जैसे ही मास्क पहने हैं, रीना बताती है कि वह फैन है, जिस पर हत्सुका कहती है कि वह भी है और उसे ग्रीट करती है, लेकिन वह हुड वाली लड़की का नाम भी पूछती है। जब सिर्फ 1300 सर्वाइवर्स बचे होते हैं, चैट हीरो को अपडेट करता है कि उसने पहले ही 97 किल्स कर लिए हैं। टाइम लगभग खत्म होने वाला है और उसे हर डिफीट पर 200 क्रेडिट्स मिले हैं। तभी हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है, ज्यादा प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शोर मचाने का आइडिया। वह अपनी सोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी पावर से आसपास के सारे ट्रीज काट देता है ताकि अपनी पोजीशन दिखा सके, और वह जमीन को भी काट देता है, जिससे जहां वह खड़ा था वह जगह हट जाती है। इसी कारण कैप्टन जहां होता है उसे आवाज सुनाई देती है और मर्सेनाइज खत्म करने के बाद वह प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ लेता है। लेकिन हीरो कहता है कि उसने पहले कैप्टन को ढूंढा था, जिस पर श्नाइडर कहता है कि वह अभी ही
डिफरेंसेस खत्म करना चाहता है, बाद में नहीं। उसी समय कोई 10,000 क्रेडिट्स ऑफर करता है अगर हीरो कैप्टन को हराए, और सुबारू भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रिलिमिनरीज खत्म होने के लिए सिर्फ 202 लोग बचे होते हैं। श्नाइडर तुरंत स्पीयर अटैक फेंकता है हीरो को मारने के लिए। वह मिस हो जाता है, लेकिन रास्ते की हर चीज डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि दोनों के लड़ने के लिए अभी काफी टाइम है। सुबारू थोड़ा वरीड फील करता है क्योंकि वह स्ट्राइक सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से था। उसे पता है अगर वह हिट हुआ तो मर जाएगा, और स्पीयर बहुत लंबी डिस्टेंस तक पहुंच रहा है। कैप्टन के दूसरे अटैक में प्रोटैगनिस्ट तैयार होता है और डीमन सोर्ड यूज करके अपने सारे स्टैट्स बूस्ट कर लेता है। इससे वह खुद को डिफेंड ही नहीं करता बल्कि स्ट्राइक डॉज करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन श्नाइडर भी पास आता है और हीरो को और तेज मारने की कोशिश करता है। वह किसी तरह बच जाता है, लेकिन जैसे ही वह कैप्टन के पीछे जाने वाला होता है, उसे बार बार फिर से अटैक किया जाता है। जब प्रोटैगनिस्ट काउंटर करता है, वह एनिमी को पीछे फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर घिसटता चला जाता है। फिर दोनों थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। श्नाइडर पूछता है कि लड़का थंडर क्यों यूज नहीं कर रहा, जिस पर हीरो जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, खासकर क्योंकि वह फाइट जल्दी खत्म करेगा। यह सुनकर श्नाइडर को बहुत एरोगेंट लगता है कि सुबारू ऐसे उसे हरा सकता है, और वह चिल्लाकर पूछता है क्या लड़का टाइम बाय करना चाहता है, गेम जल्दी खत्म ना हो। इसलिए कैप्टन तुरंत हीरो को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट खुद को डिफेंड कर लेता है और मजाक में पूछता है कि क्या श्नाइडर अभी से अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर रहा है, जिससे वह और इरिटेट हो जाता है। तभी सर्वाइवर्स की गिनती 1000 पहुंच जाती है और प्रिलिमिनरीज खत्म हो जाते हैं, जिस पर श्नाइडर हीरो से कहता है थोड़ा और वेट करे, और दोनों वेटिंग रूम में चले जाते हैं। उस रूम में सिस्टम बताता है कि 30 मिनट का ब्रेक होगा। प्रोटैगनिस्ट के हाथ आखिरी ब्लो रोकने के बाद हल्के कांपते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने कैप्टन को अंडर एस्टिमेट किया था। कुछ दिन पहले हत्सुका ने कहा था कि जिस स्ट्रीमर को 10,000 लाइव व्यूअर्स मिल जाएं, वह उससे लाइव चला सकता है, और अब हीरो को श्नाइडर की वजह से उतने व्यूअर्स मिल रहे हैं। लेकिन कैप्टन के बारे में सोचते ही वह वरिड भी हो जाता है, क्योंकि वह अभी डंजन क्लियर नहीं कर पाया है। उधर फॉरेस्ट कैबिन में दिन हो चुका होता है और शिगुर बोर्डम की वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होता है। वह कंप्लेन भी करता है कि श्नाइडर जैसा इंसान अभी भी 3rd फ्लोर पर अटका है। जितना नीचे फ्लोर होता है, लेवल डिफरेंस उतना मुश्किल होता है पार करना, भले सुबारू के पास थंडर हो। शिगुरी जानता है कि रॉ टैलेंट से चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जो वह देख रहा है उससे उसे नहीं लगता ऐसा होगा। अपने खाली समय में प्रोटैगनिस्ट सारे क्रेडिट्स रिडीम करता है और 80,000 क्रेडिट्स ग्रीड बेट का लेवल बढ़ाने में लगा देता है। इससे स्किल लेवल 5 और रैंक बी तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये चीजें पब्लिक को नहीं दिखती। लोग क्यूरियस होने लगते हैं। स्टैंड्स के ऊपरी हिस्से में मिजुआ अकेली खड़ी टूर्नामेंट प्राइज को देख रही होती है, क्योंकि उसने सुना था कि शूज के पीछे कोई थीफ है और उसकी आइडेंटिटी भी सुनी है। तभी अचानक एक आदमी आता है और बताता है कि गिल्ड रीइंफोर्समेंट्स पहुंच गए हैं। मिजुआ पूछती है टीम लीड कौन कर रहा है, जिस पर वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर लड़की पूछती है कि वह 3rd फ्लोर पर क्या कर रहा है, क्योंकि वह कुरोकवा होता है जो हेल्प करने आया है। मिजुआ पूछती है क्या गिल्ड लीडर सुबारू से नाराज है, और वह कहता है हाँ, उसके और श्नाइडर दोनों से। लेकिन वह यह भी बताता है कि एक और प्रॉब्लम है, और वह प्रॉब्लम स्टैंड्स में रीना के मास्क के पीछे बात कर रही है। रीना सिर्फ हत्सुका के पास मौजूद डरावनी माना अमाउंट के बारे में सोचती रहती है और जानना चाहती है कि इतनी स्ट्रांग पर्सन वहां क्यों है। अजीब ना लगे इसलिए वह मास्क उतारकर खुद को टॉम कहकर इंट्रोड्यूस करती है। हत्सुका बताती है कि उसने लड़की के ऑरा की वजह से फॉर्मल बात की, और यह भी पहचान लेती है कि वह फेस चेंजिंग टेक्निक यूज कर रही है। रीना इतनी इंटिमिडेट हो जाती है कि वह सोचती है मैनेजर को काजुकी ने असैसिन बनाकर भेजा है। भले हत्सुका इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, फिर भी वह पूछती है क्या टूर्नामेंट डिसरप्ट करने का प्लान है, जिस पर रीना टेस्ट करने के लिए शायद कह देती है। तभी किलर ऑरा के साथ हत्सुका कहती है कि अगर लड़की ऐसा करेगी तो बहुत पछताएगी। अचानक चैलेंज सिस्टम अनाउंस करता है कि 30 मिनट ब्रेक खत्म हो गया है और सभी पार्टिसिपेंट्स फाइनल्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बताया जाता है कि फाइनल्स टेरिटरी कैप्चर फॉर्मेट का गेम होगा। मिजुआ समझाती है कि शुरू होते ही हर प्लेयर के पास एक टेरिटरी होगी, लेकिन एक में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं और वे डिसाइड करेंगे डिफेंड करना है, स्टील करना है या होल्ड करना है। अगर कोई प्लेयर ओपोनेंट को हराता है तो उसकी टेरिटरी ले सकता है, और अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा होंगी वही शूज रखेगा। सब समझाने के बाद लड़की हर किसी को एक कलर देकर फाइनल्स शुरू कर देती है। जैसा हीरो ने सोचा था, कोई भी तुरंत अटैक करने बाहर नहीं जाता, क्योंकि अभी फाइट करने से एक टेरिटरी मिलती है, लेकिन वेट करने से एक ही एनिमी को हराकर बहुत मिल सकती हैं। यही सब सोचते हैं, लेकिन हीरो बाहर निकलता है और तुरंत एक को हरा देता है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स हर पर्सन पर 300 क्रेडिट्स दे रहे हैं। उधर कैप्टन भी खड़े रहने की स्ट्रैटेजी के खिलाफ जाकर एक टेरिटरी सिक्योर कर लेता है। पास वाले ब्लॉक का प्लेयर पैनिक हो जाता है, लेकिन वह स्पीयर से भाग भी नहीं पाता। कुछ सेकंड्स में श्नाइडर कम से कम 10 कॉम्पिटिटर्स को गेम से बाहर कर देता है और सुबारू को ढूंढता रहता है। जब आगे देखता है तो उसकी येलो टेरिटरीज मिल जाती हैं। उस केओस के बीच दोनों बाकी सब इग्नोर करके सिर्फ एक दूसरे पर फोकस करते हैं, लेकिन सुबारू पीछे मुड़कर चला जाता है, जिस पर श्नाइडर उसे कावर्ड कहकर चिल्लाता है। हीरो के फैंस नाराज हो जाते हैं, लेकिन वह कहता है बाद में हैंडल करेगा, क्योंकि उसे अभी और क्रेडिट्स चाहिए। हमारा हीरो टेरिटरीज फार्म करता रहता है और हैरान होता है कि 3rd फ्लोर
के प्लेयर्स कितने वीक हैं। तभी अचानक डॉन्चो नाम का प्लेयर उसकी टेरिटरी में घुस आता है और वह कैप्टन का बॉल्ड सबॉर्डिनेट होता है। डॉन्चो कहता है कि यहाँ हीरो की पिटाई करने पर बाद में मुसीबत होगी। चैट सुबारू को बताता है कि बॉल्ड गाय ब्लू जोन से है। बिना हेजिटेशन बॉल्ड आदमी प्रोटैगनिस्ट पर कूद पड़ता है। हीरो दिखाता है कि वह डिफेंड करेगा, लेकिन अटैक के नीचे स्लिप करके बॉल्ड गाय की स्पीयर काट देता है। फिर वह उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है और डॉन्चो हार जाता है। क्योंकि यह रियल लाइफ नहीं है, वह वहीं उसे खत्म भी कर देता है। सुबारू बॉल्ड गाय को इतनी जल्दी एलिमिनेट कर देता है कि चैट सोचने लगता है कि वह वीक था। फिर आखिरकार श्नाइडर प्रोटैगनिस्ट की टेरिटरी में एंटर करता है और वार्निंग ठीक से पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कैप्टन सीधे हीरो की तरफ रश कर देता है। प्रोटैगनिस्ट अटैक लगने नहीं देता। जो स्पीयर उसके सिर पर लगने वाला था उसे दूर उड़ा देता है, लेकिन कैप्टन तुरंत फिर वार करता है। श्नाइडर चिल्लाता है कि हीरो जल्दी थंडर यूज करे, क्योंकि अगर वह ऐसे होल्ड बैक करता रहा तो अगले अटैक में मर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट पीछे कूदकर थोड़ा स्पेस बनाता है। फिर वह बस सोर्ड के हिल्ट को पकड़ता है, जिस पर श्नाइडर पूछता है क्या लड़का फिर भागने वाला है, लेकिन सुबारू जवाब देता है कि वह वही देगा जो कैप्टन चाहता है। वह थंडर समन करना शुरू करता है और हार्ट ऑफ थंडर यूज करके अपनी पावर और रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। इसके साथ ग्रीड बेड की स्किल भी उसे चोट लगने से बचाती है। श्नाइडर यकीन नहीं कर पाता कि हीरो पूरी तरह लाइटनिंग से बना वेपन क्रिएट कर रहा है। फिर हीरो पूछता है, अब भी लगता है कि वह भागना चाहता है, और जब कैप्टन मान लेता है कि नहीं, सुबारू दूसरा सवाल पूछता है। इस बार पूछता है क्या उससे नहीं बल्कि श्नाइडर खुद यहां से भागना चाहता है, लेकिन सोचकर कि अगर वह ये सर्वाइव कर गया तो जीत जाएगा। कैप्टन मना कर देता है। कुछ समय पहले बॉल्ड आदमी ने एक पर्सनल सवाल पूछा था कि बॉस थंडर केव को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है जबकि उसके पास बाहर जाने की ताकत है। श्नाइडर खुद सही जवाब नहीं दे पाया था और बोला था कि ऐसे लोग अक्सर अपने फिक्सेशन की वजह भूल जाते हैं। वह कन्विक्शन हो सकता है या ऑब्सेशन, लेकिन कम से कम कैप्टन को यकीन था कि उसकी लाइफ इससे बदल जाएगी, और वही रीजन उसे कभी हार ना मानने के लिए काफी था। वापस फाइट में लड़का स्पीड लेने के लिए स्पीयर घुमाता है और सोचता है सुबारू शायद उसकी दूसरी ऑब्जेक्शन बन जाएगा, और वह फाइनल अटैक के लिए दौड़ पड़ता है। कैप्टन के 10 साल की मेहनत के रिस्पेक्ट में सुबारू भी बिना होल्ड बैक किए चार्ज करता है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और अपने पूरे स्ट्रेंथ से वॉर टकराते हैं, जिससे अरीना में एक्सप्लोजन हो जाता है और आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन कैप्टन की पर्पल डिस्ट्रक्टिव ऑरा के बजाय प्रोटैगनिस्ट की येलो ऑरा बची रहती है। ऑडियंस की तरफ लौटते हैं। लड़कियां बात करना बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें अजीब फील होता है। रियना को हत्सुका पर शक होने लगता है, लेकिन लड़की खुद बता देती है कि वह ट्रबल ढूंढ रही थी क्योंकि वह सुबारू की मैनेजर है। नेचुरली टूर्नामेंट में प्रॉब्लम होती तो स्ट्रीम और उसका जॉब दोनों अफेक्ट होते। रियना बच्चे की तरह बिहेव करती है जब सुनती है कि वह हीरो की मैनेजर के सामने है। हत्सुका एक्साइटेड होकर कहती है कि उसे अपने कॉलीग्स को मनाना मुश्किल था कि उसे सोना मिल गया। राइना कहती है वह हमेशा स्ट्रीम्स देखती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं। लेकिन अचानक लड़कों के अटैक का एक्सप्लोजन सबका ध्यान खींच लेता है, क्योंकि बिग स्क्रीन पर सिर्फ वही ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। हत्सुका जल्दी से देखने जाती है कि क्या हुआ और बहुत वरीड हो जाती है। एक्सप्लोजन खत्म होने पर दोनों वॉरियर्स खड़े होते हैं, लेकिन श्नाइडर बहुत घायल हो चुका होता है। उसके पैरों से लेकर चेस्ट तक एक बड़ा होल होता है। फिर वह घुटनों पर गिरता है लाइफलेस, और सुबारू सोचता है फ्यूचर में कैप्टन से दोबारा मिलना अच्छा होता। कुल 283 कैप्चर टेरिटोरीज के साथ नारुकामी सुबारू टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। फायरवर्क्स छोड़े जाते हैं और ऑडियंस सेलिब्रेट करती है। हत्सुका भी अपनी नई फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुश नहीं दिखती। रीना यकीन नहीं कर पाती कि आखिर में प्रोटैगनिस्ट ही ग्रैंड प्राइज जीत गया। मिजुआ फिर सामने आती है और अनाउंस करती है कि सुबारू विनर है, और वह शूज समन करती है जो प्रोटैगनिस्ट का डिजर्व्ड प्राइज है। तभी रीना स्टैंड से गुस्से में उठकर बिना कुछ बोले चली जाती है। सील टूटता है और आइटम्स सुबारू के हाथों में गिरते हैं, जिससे लड़का 20 साल दूर रहने की वजह से थोड़ा सैड फील करता है। 20 साल पहले एक दिन तोशियो गुस्से में चिल्ला रहा था क्योंकि उसके शूज खो गए थे। एक क्लासमेट पूछता है वह इतना इरिटेट क्यों है, और उसे अनोइंग कहता है, लेकिन वही लड़का उन छोटे शूज को अपने बड़े पैरों में पहने होता है। पहले ही मना करने के बाद तोशिया उसे किक कर देता है और सब हंसते हैं, सुबारू भी। चैट में कुछ लोग कहते हैं हीरो को बेच देना चाहिए क्योंकि वह मर्सेनरी है, लेकिन वह मना कर देता है, जिससे होस्ट कंफ्यूज हो जाता है। मिजुहा बताती है कि सुबारू इससे मिलियंस कमा सकता है, लेकिन हीरो अपनी बात पर कायम रहता है। तभी सब लोग ऑफर देने लगते हैं और ऑडियंस में कोई 4 मिलियन क्रेडिट्स तक ऑफर कर देता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट आसमान से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग पावर इन्वोक्स करता है और पावर दिखाने के बाद वार्न करता है कि वह 10 मिलियन क्रेडिट्स में भी नहीं बेचेगा। सब कहने के बाद हीरो बस मुड़ता है और वहां से चला जाता है। उसी समय सिटी में एमन और एक और प्लेयर ब्रॉडकास्ट देख चुके होते हैं। लड़का समझ नहीं पाता क्या कहे प्रोटैगनिस्ट की जीत पर। हानामाकी हियोरी नाम की प्लेयर कहती है कि इस रेट से हीरो ही रियल सुबारू बन जाएगा, खासकर जब हाल में लोग नए को पुराने से बेहतर मानने लगे हैं। हानामाकी समझाती है कि लोग दोनों प्लेयर्स को बहुत कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आमोन को लगता है कोई पीछे से इस ट्रेंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हानामाकी कहती है उसे भी लगा दोनों सेम हैं, लेकिन अमान डिसएग्री करता है।
जिस पर लड़की मन ही मन उसे फैनबॉय बोलती है। खैर, लड़की पूछती है क्या उसका पार्टनर आगे होने वाली चीजों के लिए एक्साइटेड नहीं है, लेकिन वह कहता है उसे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनका जॉब है उस पर्सन को हंट करना जो शूज चुराने की कोशिश करेगा। और एक अच्छे अल्फा मेल की तरह अमोन लड़की को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी तरह अकेली थी। वापस लाइव स्ट्रीम पर आते हैं, जहां हर कोई उस शूज की पेयर को देखकर ललचा रहा है। ऐसे ही सुबारू खुश होता है कि वह फिर से टोशिया के कांटेक्ट में है। फिर अपने थॉट्स बदलते हुए वह मिशन के क्रेडिट्स के लिए ऑडियंस को थैंक्स कहता है। उस शूज का नाम तिलारिया है और यह स्पीड को 25% और जंप को 15% बढ़ाता है, जिस पर लोग डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ कहते हैं ये बहुत अच्छा है और कुछ कहते हैं बस ठीक है। इसी बीच हीरो को हात्सुका का मैसेज मिलता है, जो उसे उस सस्पिशियस पर्सन के बारे में वार्न करती है जिसे उसने देखा था, और लड़के से केयरफुल रहने को कहती है। रिया को अब एहसास होता है कि शूज के सामने खड़े होकर वह खुद सस्पिशियस लग सकती है। वह यहां तक नहीं पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसलिए जब किसी का ध्यान नहीं होगा, वह अटैक करेगी और प्रोटैगनिस्ट के एंकल्स काट देगी। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होता है।